স্যার হয়ে গেছে। ओके सर। अच्छा, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो सर इकोनॉमिक्स क्लास है और इकोनॉमिक्स में लास्ट वीक क्या हुआ था याद है सर? मुझे तो याद है, बट आई डोंट थिंक कि आप लोगों को याद होना चाहिए। एग्जाम वगैरह चल रहा था बहुत लोगों का, कॉलेज का, तो शायद भूल गए। मैं याद दिला देता हूँ सर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में बात हो रहा था और उसमें मैंने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पे चर्चा करी। एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पे जो इम्पोर्टेंट दो कॉन्सेप्ट था, दैट इज आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट। हाँ सर। उससे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, मतलब शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस। उसके साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसमें दो इंटरेस्टिंग पॉइंट था सर। मतलब ये चीज एग्जाम रिलेटेड, मतलब एग्जाम वाइज अगर देखा जाए तो बहुत वाइटल है। मतलब आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट से सवाल तो होता ही है। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी था कि इन योर रियल लाइफ सिचुएशंस, मतलब नॉट जस्ट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एंड फॉर कंपनी सेक्रेटरी, बट ऑल्सो अगर आप जैसे जो लोग यूएस का सीएफए करते हैं या फिर एसीसीए करते हैं, उनके लिए भी सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली आप लोगों को बिजनेस संभालना होता है। यू हैव टू हैंडल बिजनेस। अब बिजनेस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि कितना सस्ते में, कितना सस्ता में आप अच्छा प्रोडक्शन कर पाओ। याद करो सर लास्ट वीक का क्लास, अगर याद हो जाए ना, मुझे आज का क्लास कराने में थोड़ा सुविधा रहेगा। आइसो कॉस्ट वर्सेस आइसो क्वांट का जो लास्ट क्लास में मैं डिस्कशंस करवाया था, एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। लुक एट हियर, स्क्रीन शेयर है। यहाँ पर आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट का पूरे डिटेल्स डिस्कशन हुआ था। इस पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एज वेल एज, अच्छा ये नोट अगर आप लोगों को मैंने शेयर नहीं किया, जरूर कलेक्ट कर लेना सर। एक बार मैं शायद भूल गया किसी किसी को शेयर करने में, तो प्लीज कलेक्ट कर लेना ये नोट मेरे से। अच्छा ये देखो आइसो कॉस्ट लाइन था, ये बेसिकली आपको ये बता रहा था कि आप कितना भी अलग अलग फैक्टर यूज कर लो, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, जो भी आपका फैक्टर है। तो मेनली यहाँ पर लेबर एंड कैपिटल लिया गया था। तो आप अलग अलग लेबर कैपिटल कितना भी यूज कर लो, आपका कॉस्ट लेवल सेम आ जाएगा। तो ये कैसे संभव है, ये मैंने लास्ट वीक बताया। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये जो था, दैट इज आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट के बेसिस में डिसीजन ले पाना कि आखिर एक बिजनेस अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करेगा। सर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट बताया गया था कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट यूजिंग आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट। और ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, सुनने में बेसिक्स लगता है, बट ये बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि आप सोचो ना, ईच एंड एवरी बिजनेस हमेशा यही कोशिश करता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। डेली का उसको हमेशा यही कोशिश रहता है कि मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने से ही वेल्थ मैक्सिमाइज होता है। वेल्थ मैक्सिमाइज होने से ही बिजनेस का सर्वाइवल का चांस डे बाय डे बढ़ता है, एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ता है, हाँ, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, गरीबी और कम होता है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नो डाउट इन वन ऑफ द बेस्ट, so one of the main, one of the best नहीं, one of the main purpose of the business, main purpose है। कोई भी बिजनेसमैन, चाहे गवर्नमेंट बिजनेस हो, चाहे पब्लिक बिजनेस हो, चाहे प्राइवेट बिजनेस हो, दे ऑलवेज वांट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे ना सर, मैं आप लोगों को जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास करवाऊंगा इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल में, तब यही बातें आप लोगों को घुमा फिरा के बार बार करना पड़ेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइज एज वेल एज वेल्थ मैक्सिमाइज, ठीक है। तो ठीक है, मैं अभी फाइनेंस पे बात नहीं करूंगा सर, मैं अभी इकोनॉमिक्स पे बात करूंगा। बिकॉज इकोनॉमिक्स का ही एक मतलब इम्प्रोवाइज लेवल इज फाइनेंस, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ये दिखाया था आप लोगों को कि कैसे आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट के थ्रू से मिनिमम, मतलब रिजनेबल कॉस्ट में, मतलब मिनिमम कॉस्ट में तो प्रोडक्शन अचीव नहीं हो पाएगा। जैसे अगर कॉस्ट लेवल 3,500 रहता है, कॉस्ट लेवल अगर 3,500 होता है, 3,500, तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। और अगर कॉस्ट लेवल 4,500 होता है तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसा एक लेवल अचीव करना है जो आइसो कॉस्ट लाइन को भी टच करे, और ये इतना क्वांटिटी आप प्रोडक्शन करो। दिस 4,000 इज योर आइसो क्वांट एंड दिस लाइन, दिस 80 लाइन इज योर आइसो कॉस्ट। ये लास्ट क्लास में काफी डिटेल्स में बताया गया था सर, तो अगर भूल गए रिवाइज कर लेना सर। ठीक है, रिवाइज कर लेंगे, लेकिन आज क्या करवाना है सर? आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा,
प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंदर ही चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तब ये ओवरऑल चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन, मतलब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट एक साथ बोला जाता है। बट अगर मैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट को अगर डिफरेंट एंगल से देखूं तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट अपने आप में एक अलग लेवल में बात करता है। समझ में आ रहा है ना सर? बोलो सर जी, बोलो समझ में आ रहा है कि हम लोग कहाँ हैं, क्या बात कर रहे हैं? समझ में आना जरूरी है। तो जस्ट लुक एट हियर, दिस इज द कॉस्ट एरिया। तो यही कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया सर, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ कॉस्ट में बात करेंगे। डिमांड सप्लाई बेसिक्स। डिमांड सप्लाई में कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई, इलास्टिसिटी, लॉ ऑफ डिमांड। प्रोडक्शन में भी काफी समय लिया सर, अब कॉस्ट में जा रहे हैं। इसके बाद जिनका मार्केट हो चुका है वापस मार्केट रिवाइज कर लेना। जिनका मार्केट एक बार हो चुका है वो रिवाइज कर लेना मार्केट को, तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स रेडी हो जाएगा। मतलब बेसिकली इकोनॉमिक्स का ही मेन पार्ट है, ये रेडी हो जाएगा। चलो ठीक है, समझ गए सर, समझ गए। चलो आगे बढ़े। सुबीर, नयनी, प्रीतम, दिवास, समझ में आ रहा है? यस और नो? এই বুঝতে পারছিস কি পারছিস না আওয়াজ দে। কানেক্টেড আছিস? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है सर, थोड़ा बीच बीच में आवाज देते रहना, आवाज तो हमको हम यहाँ है। चलो ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है सर? सर अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक, अनदर रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक। सर हम लोगों को तो लगता है इकोनॉमिक्स सब थ्योरी है, इसका रियल लाइफ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है सर। ये अगर आपके दिमाग में घुस गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईच एंड एवरी क्लास में प्रैक्टिकल सिचुएशंस के साथ क्लास किया गया है। तो ऐसा ना सोचे, ऐसा ना बोले कि इकोनॉमिक्स में थ्योरी है, सारा चीज प्रैक्टिकल है, ठीक है। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल को एस्टेब्लिश करना है। मे बी सम नेटवर्क इश्यूज। आप लोग कनेक्टेड हो क्या? मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? हेलो? সুবীর সাউন্ড আসছে? हेलो प्रीतम, क्या आप लोग कनेक्टेड हो सर? थोड़ा बता दो क्योंकि कुछ नेटवर्क इश्यूज लगा मुझे, फ्लक्चुएशन हुआ। और आवाज बच्ची। हेलो? এই কানেক্টেড আছিস? সুবীর, নয়নী, प्रीतम, साउंड नहीं आ रहा है सर, बोलो। क्या इशू है? शिवा साउंड आ रहा है रे? हाँ सर, अभी आ रहा है। मेरा पहले माइक ही नहीं खुल रहा था पिछले बार, अभी कनेक्ट किया तो खुला। ये ठीक है, लेकिन बाकी लोगों का आवाज भी नहीं आ रहा है मुझे, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि सर आप लोग कनेक्टेड हो या नहीं, क्योंकि मेरा नेटवर्क में फ्लक्चुएशन हुआ वो मुझे पता चला। यस प्रीतम? हेलो? आप लोग हैंड रेस करके भी बोल सकते हो अगर आवाज आ रहा है तो। Sir, आवाज আসছে না।
आवाज আসছে না। अपनी दिवस तो का एकदम परफेक्ट आवाज है। दिवस का परफेक्ट है, प्रीतम का नहीं है। স্যার হয়ে গেছে আমার ইয়ারফোনসটা প্রবলেম হচ্ছে। नयनी एंड सुबीर, आप लोग थोड़ा हैंड रेस कर सकते हो सर, नहीं तो ऐसा होगा कि मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाओगे या फिर समझ ही नहीं पाओगे। थोड़ा बोल दो कि आप लोग कनेक्टेड हो, एटलीस्ट व्हाट्सएप करके भी बोल हाँ सकते सर। हो। ओके सर, ओके ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। तो क्या है ना, एक बार पढ़ाई स्टार्ट हो जाए फिर मैं रुकता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, लेकिन जब तक स्टार्ट नहीं करते तब तक थोड़ा सा तो बोलना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके मन में ये चलना चाहिए सर, थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है ना। सर कॉस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर इंडिया में भी एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है सीएमए इंस्टीट्यूट। आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो सीएमए का तैयारी एक साथ कर रहे हैं, कोई कोई सिर्फ सीएमए कर रहे हैं, जैसे प्रीता सीएमए का तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और भी बाकी लोग हैं जो अभी क्लास में नहीं है बट दूसरे क्लासेस में हैं या फिर रिकॉर्डेड लेते हैं, ठीक है। तो सीएमए स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। तो सीएमए का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। सर आप कॉस्ट पढ़ाने वाले हो तो फिर इंस्टीट्यूट का नाम क्यों बोलोगे? सर वही तो कारण है कि कॉस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, सोचो कि उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया। अच्छा इंडिया में तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी देयर आर सम इंस्टीट्यूट्स जो दुनिया भर में अलग अलग कंट्री में भी बनाए हैं। जैसे कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का नाम ले रहा हूँ मैं, सीमा लंदन, ये भी कॉस्ट इंस्टीट्यूट है। दिस इज ऑल्सो कॉस्ट इंस्टीट्यूट, ये लंदन वाला है, ये भी वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस है। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट के नाम से जाना जाता है, इसका भी काम कॉस्ट मैनेज के लिए जाना जाता है। सर ऐसा क्या करते हैं ये लोग? सीमा, सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएमए यूएसए भी होता है, वो भी कॉस्ट इंस्टीट्यूट है। जैसे ये सीमा लंदन है, ठीक है, सेम सेम इंस्टीट्यूट है सर, सेम पढ़ाई है, सेम पर्पस है। जैसे ये सीमा लंदन भी कॉस्ट के लिए बनाया गया, सीएमए यूएसए, सीएमए यूएसए ये भी कॉस्ट के लिए बनाया गया। एसीसीए ये अकाउंट्स कॉस्ट दोनों संभालते हैं, लाइक हमारे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह। तो यूएस सीएमए दे आर आल्सो कॉस्ट इंस्टीट्यूट। नाउ व्हाट इज द केस? कहना क्या चाहते हैं सर? ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, सीमा लंदन एंड इंडियन सीएमए, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह चलता है, ठीक है। ये देखो मूव बिटवीन, मूव समझते हो? मूव मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इंडिया में सीएमए कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपको किसी को लग रहा है कि मैं बाद में लंदन या फिर ग्लोबल जहाँ जहाँ यूएस यूके का काम चलता है मैं वहाँ जाके काम करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप इंडियन सीएमए क्रैक कर लेते हो तो उधर आपको सीमा यूके का भी रिकॉग्निशन मिल सकता है। उसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ सीमा लंदन यूके का टाई अप है सर, टाई अप, ठीक है। देख रहे हो सर, ये बहुत सारे पेपर में एग्जामिशंस भी मिल जाता है, 6 पेपर्स ऑफ सीमा मैनेजरियल लेवल एग्जामिनेशंस, यू कैन सी इट। सर्टिफिकेट लेवल में जैसे देखो आप लोग जो फाउंडेशंस कर रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ्स, बिजनेस इको, जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत सारे पेपर में आपको एग्जामिशंस भी मिलता है, ठीक है, फाउंडेशन लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का, फाइनल लेवल का। सर ये सब जान के क्या फायदा? सर बात फायदे का है नहीं, हर चीज फायदे के लिए नहीं जाना जाता, कुछ चीजें नॉलेज के लिए भी होते हैं। हाँ सर, अब आपको मैं चलो लेके चलता हूँ। मैं क्यों बताया ये हमेशा बोलता हूँ, मैं जब जब मैं कॉस्ट पढ़ाता हूँ तब तक मैं ये सब चीज़ों के बारे में बोल देता हूँ। क्यों? इसके पीछे सिंपल रीजन है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कॉस्ट क्या चीज़ है और कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करके क्या होता है। अब आपको मैं एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ कि ये जो सीमा लंदन है या फिर इंडियन सीएमए है, ठीक है, या फिर यूएस सीएमए है, ये इंस्टीट्यूट करता क्या है? ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने आपको बोला, ग्लोबल लेवल में दे आर वेरी फेमस, ठीक है, ग्लोबल लेवल में दे आर वेरी फेमस फॉर देयर कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट पार्ट। तो ये लोग करता क्या है सर? ये लोग ये सब संभालते हैं। देखो कितना तरह का कॉस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कितना तरह का कॉस्ट होता है,
तो हर एक कॉस्ट को ये लोग एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करके उसे मेंटेन करता है, एनालिसिस करके उसे मेंटेन करता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल अभी दे रहा हूँ, फिर डिटेल्स में जाऊंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए उसका अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट देखना पड़ता है। अब आपको आगे आगे समझाना पड़ेगा मुझे अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, आउटले क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इंक्रीमेंटल एंड संक कॉस्ट क्या है, हिस्टोरिकल रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या है। आई हैव टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स विद यू। ठीक है, कॉस्ट फंक्शंस को भी दो तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे प्रोडक्शन फंक्शंस को भी किया गया है, वैसा ही कॉस्ट फंक्शंस को भी दो तरह से डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब बाइफरकेट किया गया। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन भी होते हैं, लॉन्ग रन में भी होता है। मतलब एक बिजनेस को चलाने का दो तरीका होता है, एक शॉर्ट रन में बिजनेस चला लो, एक लॉन्ग रन में बिजनेस चला लो। जब शॉर्ट रन में बिजनेस चलाते हो तो आपको शॉर्ट रन फंक्शंस चाहिए, जब आप लॉन्ग रन में चलाओगे तो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस चाहिए। Fixed or constant cost which are not a functions of output, these are inescapable or uncontrollable। डिटेल समझाऊंगा, वेट कर जाओ। ठीक है, अब आपके मन में चल रहा है सर ये सब करके क्या होता है? सर बहुत बड़ा काम होता है, बिजनेस वैल्यूएशंस के लेके बिजनेस का टॉप लेवल मैनेजमेंट तक यही काम करता है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कितना कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट क्या है, लॉन्ग रन कॉस्ट में क्या क्या आता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू से भी समझाना पड़ेगा। जैसे ये एलएसी का, इसको एनवेलप कार्ड भी कहा जाता है। एनवेलप मतलब एक एनवेलप की तरह सारे शॉर्ट रन को अपने अंदर छुपा लेता है। कैसे काम करता है आई विल डिस्कस, नॉट जस्ट सीए इवन बीकॉम स्टूडेंट्स को भी ये चीज जानना पड़ता है, एमबीए वाले को भी जानना पड़ता है, सबको जानना पड़ता है। क्या करें, जाने की ना जाने, अरे जानना तो वैसे भी पड़ेगा। सो पॉइंट इज दैट, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि सीमा ये सीए में सीमा वाले करते क्या है। एग्जांपल लेता हूँ एक, सर आप लोग बुलेट ट्रेन के बारे में जानते हो? जैसे इंडिया में भी बुलेट ट्रेन होने वाला है, बुलेट ट्रेन इन इंडिया, इंडिया में बुलेट ट्रेन भी रन करेगा बाय 2026। अब द बिगेस्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन या सबसे बड़ा जो डाउट सबके मन में है कि बुलेट ट्रेन इन इंडिया टिकट कॉस्ट क्या होगा, मतलब क्या दाम रहेगा चढ़ने के लिए, एरोप्लेन से ज्यादा होगा कि कम होगा? समझ रहे हो सर? तो ऐसा समझने में आ रहा है कि मुंबई से अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन लाइन फर्स्ट इंडिया में चालू होगा, जो जापान की सहायता से, जापान के हेल्प से इंडिया बना रहा है करेंटली। ठीक है, तो ये बुलेट ट्रेन का जो टिकटिंग कॉस्ट हो सकता है ये मोटा मोटी 2 से 2,500 का कम से कम फर्स्ट एसी का फेयर। ऑब्वियसली सारा कुछ एसी ही होगा, फर्स्ट क्लास एसी का फेयर ऐसा होने का चांसेस है। टोटल टोटल 320 किलोमीटर के रास्ते पे बना रहा है। अब आप बोलोगे सर ये सब जान के हमसे हमें क्या है? सर एक कॉस्ट अकाउंटेंट करता क्या है वही तो मैं बता रहा हूँ। मतलब कॉस्ट का नॉलेज जिसको होता है क्या कर सकता है वो बताने के लिए बता रहा हूँ। कि एक 320 किलोमीटर का रास्ता तय करने में एक बुलेट ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना स्टेशन बनेगा, वो स्टेशन जहां जहां है वो स्टेशन में जो लोग टिकट काटेगा वहां का लोगों की इनकम क्या है, अगर टिकट का प्राइस जो भी होगा क्या वहां का लोग उसको अफोर्ड कर पाएगा? बिग क्वेश्चंस, दीज आर द बिग क्वेश्चंस। अगर मानो कि टिकट कॉस्ट बेयर करने लायक लोग वहां पर नहीं रहते हैं तो फिर ट्रेन लॉस में चला जाएगा, मतलब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक चीज को एनालिसिस करना पड़ता है, तो वो सब कॉस्ट एनालिसिस का पार्ट है। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट मतलब अब देखना पड़ेगा कि कितना टिकट कॉस्ट होगा, एक बुलेट ट्रेन को चलाने में खर्चा कितना आ रहा है, अलग अलग कॉस्ट का एनालिसिस करके फिर एक्सपर्ट जो होते हैं वो समझने का कोशिश करते हैं कि ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वायबल होगा कि नहीं होगा। इसको कहते हैं कॉस्ट एनालिसिस, कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। अभी सिर्फ बुलेट ट्रेन का बात नहीं है, मानो कि आप नेस्ले में काम करते हो, मानो कि आप नेस्ले में काम करते हो, नेस्ले क्या है, जैसे कि बड़ा बहुत फेमस एफएमसीजी कंपनी है, आईटीसी में काम करते हो, वो अलग अलग पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई नूडल्स बनाते हैं तो कोई बिस्किट्स पैकेट बनाते हैं। जैसे पार्ले जी, आज भी पार्ले जी का एक बिस्किट्स पैकेट का दाम 3 टका है ना सर? पार्ले जी का 3 टका बिस्किट पैकेट आज भी है ना सर? हाँ सर। तो क्या सर पार्ले आज दो जी, रुपये हाँ अब बड़ी बात, 3 रुपए में 12 पीस दे देता है सर। वही तो बात कर रहा हूँ सर। कॉस्ट बहुत सॉलिड मैनेज करता है, कैसे डीमार्ट कॉस्ट कॉस्ट भाई गजब सॉलिड मैनेज, पता नहीं कैसे करता है, क्या करता है, कैसे किया करता है यार। पार्ले जी बिस्किट्स, वही तो बात है सर, पता नहीं, नहीं सब पता हो जाएगा, यही तो पता करना है।
कॉस्ट को मैनेज करेगा तभी तो बिजनेस प्रॉफिटेबल बनेगा। ये बिजनेस का ना हार्डकोर एक्टिविटी है, हार्डकोर एक्टिविटी। इतना हार्डकोर एक्टिविटी है कि जो ये बात समझ ले वो उसका बिजनेस मतलब बल्ले सर ये बल्ले तो सर। इनडायरेक्टली मार्केट एनालाइजिंग हुआ, हाँ बोलो। इनडायरेक्टली मार्केट एनालाइजिंग ही हुआ, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली मार्केट एनालाइजिंग ही हुआ। दिस इज एग्जैक्टली मार्केट एनालिसिस, यही तो है इकोनॉमिक्स। आजकल लोग अलग अलग एनालिसिस का कोर्स करने जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई कोर्स का जरूरत नहीं है। जो ट्रेडिशनल स्टडी है उसको जानो, इनफ है। जो ट्रेडिशनल सिलेबस वाइज है इनफ। लोग अलग अलग से आजकल ना मार्केट एंड कॉस्ट एनालिसिस बोल के अभी एक कोर्स बना के 1 लाख का कोर्स फीस बना देगा, फिर सब सोचेगा मैंने इसमें डिप्लोमा किया, इस पे सर्टिफिकेशन किया। डजेंट मैटर, तुम अपना CA CMA में ही नॉलेज गैदर करो, इंटरव्यू में क्वेश्चन का जवाब दो, तुमको कंपनी ऐसे ही हायर करेगा। और जो आपका स्टैंडर्ड सैलरी है ना, आप भी डिमांड करो, कंपनी आपको पे करेगा। कंपनी नॉलेज देखता है, सर्टिफिकेट तो बस एक बार आंख देख के छोड़ देगा। सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता, सर्टिफिकेट बस इनिशियल बात है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के लिए आप क्या एसेट बन सकते, क्या नॉलेज है आपके पास। एक एग्जांपल देखो, कल का ही शेयर मार्केट का खबर है, टेक महिंद्रा में एक न्यू CEO बना है सर, मोहित जोशी, जो पहले इन्फोसिस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और इनके प्रेसिडेंटशिप में इन्फोसिस अपने आप को बहुत हाई लेवल में लेके गए, सात मतलब काफी डिटेल्स में। और महिंद्रा का शेयर लास्ट 7 साल में इतना नहीं उछला जो मोहित जोशी के आने के कारण उछला है। अब देखो एक इंसान का क्या कीमत है, देखो मोहित जोशी आ गया तो टेक महिंद्रा के शेयर में क्या हुआ देखो। मतलब आपको मैं वही बताना चाहता हूँ कि क्या मतलब महिंद्रा का शेयर के साथ मोहित जोशी का ऐसा कोई कनेक्शन तो है नहीं डायरेक्टली, बट ये लोगों का सोच है। ठीक है, टेक महिंद्रा का शेयर प्राइस में दिखाता हूँ आपको, ये कल का ही खबर है। जस्ट लुक एट कि मार्केट को कैसे बनाता है एक इंसान का नॉलेज। जस्ट लुक एट सर, ये देखो 13 मार्च टेक महिंद्रा का शेयर का दाम चल रहा था 1050 के आसपास। जैसे ही मोहित जोशी अनाउंसमेंट हुआ कि वो प्रेसिडेंट बन रहा है, CEO बन रहा है टेक महिंद्रा का, मार्केट को क्या झट मतलब क्या पॉजिटिविटी मिला, और 1050 का शेयर 1150 में एक दिन के अंदर आ गया। सर अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, सर वही ना, हो सकता है नहीं, मतलब इस पर्टिकुलर इंसान के अंदर ऐसा नॉलेज है, इतना पावर है कि ये कंपनी को लो कॉस्ट में हाई प्रॉफिट जोन में पहुंचा सकता है। खर्चा कम करेगा या जरूरत का खर्चा करेगा, रीजनेबल कॉस्ट पे कंपनी को हाई लेवल में पहुंचा सकता है। ये पावर होता है, और ये पावर जनरेट करना पड़ता है थ्रू नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। दोनों मिल जाए तो बात बनता है। ठीक है सर, समझ गए आप लोग। अब चलो कोर एक्टिविटी में आते हैं। तो नाउ अभी देखो सर, कॉस्ट एनालिसिस क्या है। कॉस्ट एनालिसिस refers to the study of the behavior of cost in relation to one or more production criteria। जैसे कि आपका बिजनेस जो भी करता है, अगर सॉफ्टवेयर का काम करता है तो उसमें आउटपुट, अगर हार्डवेयर बनाते हैं तो उसका आउटपुट, आउटपुट मतलब सेल। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, कितना बड़ा है आपका बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस मतलब हाउ बिग इज योर बिजनेस। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, मतलब जो भी आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आप उसको कैसे मैनेज करते हो। लाइक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना। दीज ऑल आर योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो आप अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करते हो, आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करते हो, उसका प्राइस को कैसे मैनेज करते हो। प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड अगर आप बिजनेस के लिए ले रहे हो या रेंट पे ले रहे हो, तो मैं मान के चलता हूँ आपका रेंट मतलब लैंड मतलब यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग, ऑफिस स्पेस, कुछ भी हो सकता है। तो लैंड के बढ़ते कितना रेंट बढ़ रहा है आपका, लेबर कॉस्ट, लोगों को सैलरी वेजेस कितना देना पड़ रहा है। कैपिटल, मार्केट से जो लोन ले रहे हो उसके बदले इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप प्रॉफिट भी लेते हो ना, तो रेंट,
सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, खुद का प्रॉफिट सब देने के बाद एक पार्ले जी बिस्किट का दाम 3 टका कैसे हो सकता है? हाउ टू मैनेज? एक इतना बड़ा बुलेट ट्रेन में टिकट का फेयर कैसे होगा? बड़े बड़े एयरलाइंस कंपनी, बड़ा बड़ा एयरलाइंस बिजनेस अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है सर, क्योंकि वो कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे। कितना बड़ा बड़ा एयरलाइंस बिजनेस अपने आप को बंद किया जानते हो आप लोग? जस्ट बिकॉज दे कांट मैनेज द कॉस्ट। एक एग्जांपल दे सकते हो? एक नाम? किंगफिशर एयरलाइंस, नाम तो सुने ही होंगे विजय माल्या का। किंगफिशर एयरलाइंस नहीं चल पाया सर, 2014 में ही बंद हो गया, 2014 में ही बंद हो गया, नहीं चला पाया, इतना लॉस में चला गया। अगर मैं आपको रिसेंट सिचुएशंस बताऊं, एक कंपनी है जेट एयरवेज बोल के, शायद आप लोग चढ़े भी होंगे, लेकिन आजकल मार्केट में इसका ऑपरेशंस बंद है। क्यों? द मेन प्रॉब्लम विद द कॉस्ट प्रॉब्लम। का फाइनेंशियल चेक करोगे ना, आपको देखने को मिलेगा कि बिजनेस इतना लॉस में जा रहा है, इतना लॉस में जा रहा है कि अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो बाद में क्या किया, 2019 में, 2019 में ऑपरेशंस को ही बंद कर दिया। लुक एट द इनकम लेवल, ये देखो 2019 में दिखाई दे रहा हो तो बोलिएगा सर, आई थिंक दिख रहा हो। जस्ट लुक एट 2019 में इसका रेवेन्यू कहाँ चला गया था, देखो 2019 में रेवेन्यू 23,000 का था, 23,000 करोड़ का। लेकिन सब कुछ कॉस्ट को मैनेज करने के बाद, ये जो अलग अलग कॉस्ट है ना, रेवेन्यू से रॉ मटेरियल, पावर फ्यूल, एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब सैलरी, वेजेस, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इतना सारा कॉस्ट को ठीक ठाक से मैनेज नहीं कर पाया, तभी बिजनेस को देखो 4,000 करोड़ का लॉस। अब बैठे बैठे 4,000 करोड़ का लॉस झेलना पॉसिबल नहीं है। तब 2019 में कंपनी ने डिसाइड किया कि बिजनेस को अभी ऑपरेशन को बंद करते हैं, मतलब हम लोग फ्लाइट को नहीं उड़ाएंगे। 2020 में कॉस्ट थोड़ा सा लॉस कम हुआ क्योंकि ऑपरेशन बंद किया, लेकिन कॉस्ट तो चला क्योंकि अब बिजनेस रनिंग है, बस फ्लाइट ही नहीं उड़ रहा। फिर 2,000 करोड़ का लॉस में आया। अब ऐसे सुनने को मिल रहा है कि काफी सारा कॉस्ट बिजनेस का कम हुआ है, तो बिजनेस 276 करोड़ का कॉस्ट मैनेज कर रहा है, बाकी रॉ मटेरियल नहीं ले रहा है, पावर फ्यूल नहीं ले रहा है, सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब कुछ लोगों को, मतलब अटेंडेंस जो भी फ्लाइट में होते हैं, फ्लाइट अटेंडेंस, फिर आपका पायलट, जो भी जरूरी होते हैं उनको सिर्फ रख रहा है, वो भी कम, 276 करोड़ का सैलरी में जा रहा है। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई भी खर्चा अभी तक नहीं किया, एंड ऑपरेटिंग में भी कुछ नहीं किया। तब जाके 2021 में बिजनेस को थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिला, ठीक है, लेकिन फिर भी ओवरऑल लॉस 123 करोड़ का अभी भी है। तो बिजनेस मैनेज नहीं कर पा रहा है कॉस्ट को। 2022 में, 23 में उन्होंने सोचा कि हम ऑपरेशंस को ऑन करेंगे, और जैसे ही ऑपरेशंस को ऑन किया, फिर देखो 1,065 का सैलरी बढ़ गया, सैलरी कॉस्ट बढ़ गया। अब फिर से बिजनेस को नेट इनकम 1,180 करोड़ का लॉस हो गया। अब प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं पा रहे क्या करें, बंद कर देगा कि चलेगा। तो वेरी क्रिटिकल सिचुएशंस, कॉस्ट मैनेजमेंट। लेकिन उसी पॉइंट में अगर आप इंडिगो को देखोगे, कंपेटिटिव बेटर हालत में, इसीलिए इंडिगो सबसे ज्यादा दिखता है। सबसे ज्यादा एयरलाइंस में इंडिया में कौन चलता है? इंडिगो। हाँ सर, क्या रे, क्या मैं सही बोला? फ्लाइट में सबसे ज्यादा कौन दिखता है आपको? बात समझ में आ रहा है सर? कॉस्ट कॉन्सेप्ट को देखो सर। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट कैसे चालू होता है? एग्जाम में बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, क्या है ये सब? Accounting costs relate to those costs only which involve cash payments by the entrepreneur of the firm। तो जो बिजनेस को कर रहा है, मतलब जिसके इनोवेटिव आइडिया में वो पर्टिकुलर बिजनेस रन होता है, वो जो कैश पेमेंट करता है। Accounting costs relate to those costs only which involve cash payment by the entrepreneur of the firm। Accounting cost also called explicit cost। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, there is a concept of explicit cost as well as implicit cost। दोनों में क्या फर्क है आपको अभी समझ में आ जाएगा।
Cost of factors owned by entrepreneur himself and employed in his own business are called implicit cost. जो entrepreneur खुद अपने से खर्चा करता है, जो उसके बिजनेस के लिए आता है, जो फैक्टर में खर्चा करते हैं, वो इम्प्लिसिट होता है. Implicit cost also known as non-accounting cost. Implicit cost को non-accounting cost भी कहते हैं. जैसे कि ध्यान से सुनना बात को. Implicit cost वो होता है जो हिमसेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उसका बिजनेस का खर्चा है वो, बट उसे एक्चुअल में खर्चा नहीं करना पड़ता. मानो कि आपके पास खुद का बिल्डिंग है तो रेंट बाहर से लेने का जरूरत नहीं पड़ता. आपके पास खुद का कैपिटल है तो आपको बाहर से लोन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा. आप खुद लेबर लगा रहे हो, वेजेस ऑफ सेल्फ ओन्ड एंटरप्रेन्योरशिप, आप खुद लेबर दे रहे हो तो आपको बाहर से लेबर लेने का जरूरत नहीं पड़ रहा है. तो जो काम आप बाहर से कर पाओगे वो आप खुद कर ले रहे हो. तो जो काम जहां जहां खर्चा आप बाहर वाले से जगह खुद से खर्चा कर दे रहे हो अपने से, लाइक ओन्ड बिल्डिंग है तो रेंट देने का जरूरत नहीं पड़ता. मार्केट से कैपिटल उठाने का जरूरत नहीं पड़ता है. अगर मार्केट से उठाते तो इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आप नहीं दे रहे. सेल्फ ओन्ड एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ ओन्ड एंटरप्रेन्योर जो वेजेस दे रहा है, मतलब अगर मेहनत करके जो लोग आके आपके बिजनेस पे काम करेगा उसका वेजेस आपको देना पड़ेगा. लेकिन अगर आप खुद ही अपना दिमाग लगा के, अपना फिजिकल लेबर लगा के बिजनेस को बढ़ा रहे हो तो वेजेस आप खुद ही खुद को दे देना. तो ये सब कॉस्ट ना इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट है, इसलिए इसको नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं. अकाउंट्स में इसको कहीं पर भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता. मतलब लोग मान लेते हैं कि ये मेरा सेल्फ ओन बिल्डिंग है, मान लेते हैं कि ये मैं कैपिटल उधार लिया है, मान लेते हैं कि ये मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का वेजेस जो है मैं बाहर से नहीं लिया, खुद लिया. मान के तो अकाउंट्स नहीं चलता रे. हेलो सर, थोड़ा बोलिएगा, समझ में आएगा तो ही आगे बढ़ पाएंगे हम. क्या आप लोगों का फिर से माइक काम नहीं कर रहा है? बोलो, क्या आप लोग को नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट का समझ आ रहा है? मानी हाँ सर. प्रीतम, सुबीर, शिवास, बोलो. हाँ सर. नो. ओके सर. यस सर. मतलब आपका खुद का घर है तो रेंट नहीं देना है, खुद के पास पैसा है तो लोन नहीं देना है. लेकिन अगर लेते तो इंटरेस्ट भरते, अगर बिल्डिंग रेंट पे लेते तो रेंट देना पड़ता. अगर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम खुद कर रहे हैं तो वेजेस देना नहीं पड़ता, लेकिन बाहर से लेते, हायर करते तो वेजेस देना पड़ता. ये खर्चा आप बचा रहे हो, जिसको नॉन अकाउंटिंग भी बोलते हैं और इम्प्लिसिट भी बोलते हैं. This economic cost include both accounting cost and implicit cost. अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है सर, अकाउंटिंग में क्या आता है? बेसिकली जो एक्सप्लिसिट है वो अकाउंटिंग कॉस्ट है. अकाउंटिंग कॉस्ट रिलेट टू दोस कॉस्ट ओनली व्हिच इन्वॉल्व कैश पेमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर ऑफ द फर्म. जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखा रहा था, ये एग्जांपल देखो सर, ये सब एग्जांपल मैंने ऐसे ही नहीं दिखा था. जैसे एक बिजनेस को करने के लिए, जैसे जेट एयरवेज, एक जेट एयरवेज मतलब एक एयरलाइंस बिजनेस कर रहा है, फ्लाइट उड़ाते हैं, लोगों को पैसेंजर के थ्रू से एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर फ्लाइट चलाते हैं. जैसे एक बस वाला बस चलाते हैं, ऑटो वाला ऑटो चलाते हैं, रिक्शा वाला रिक्शा चलाते हैं, ऐसे प्लेन मतलब एरोप्लेन वाले एरोप्लेन चलाते हैं. इसलिए बस भी बोलते हैं ना, ठीक है, एयरबस बोलते हैं, एयरबस. अब एक एयरबस चलाने के लिए रॉ मटेरियल का खर्चा करना पड़ता है, मतलब जो भी उसका जरूरी रॉ मटेरियल है. लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा क्या होता है? सबसे ज्यादा तो पावर फ्यूल पे खर्चा हो जाता है. मतलब एरोप्लेन का जो पावर जनरेटिंग प्रोडक्ट होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, तब नेचुरल रिसोर्सेज जो जरूरी होते हैं, फ्यूल कॉस्ट, जलानी जिसको हम लोग बोलते हैं, जेट फ्यूल, उस सब में बहुत खर्चा आता है सर. आप देख सकते हो करीब 693 करोड़ का सिर्फ पावर फ्यूल कॉस्ट में लग गया. 2019 का डेटा है. So what is the point? Point is that कि जो खर्चा एक एम्प्लॉय मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो खर्चा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैश से करता है उसको अकाउंट्स में मेंटेन करता है कि भाई इतना मेरा रॉ मटेरियल में खर्चा पड़ गया, इतना मेरा पावर फ्यूल में खर्चा पड़ गया, इतना मेरा एम्प्लॉय को देना पड़ा, इतना मैं सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा खर्चा पड़ जा रहा है, तो इतना मेरे को ऑपरेशन चलाने के लिए, एयरपोर्ट मेंटेन करने के लिए खर्चा पड़ जा रहा है. तो ये सब अकाउंटिंग कॉस्ट है, तभी तो अकाउंट्स में मेंटेन हो रहा है. ये क्या है? ये कंपनी का पीएल है. ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है सर? इनकम स्टेटमेंट कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कंपनी के केस में पीएल नहीं बोलते, इनकम स्टेटमेंट बोलते. कॉन्सेप्ट इज सेम.
नॉर्मल बिजनेस में जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, कंपनी के केस में उसे इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। सिमिलरली बैलेंस शीट में भी मेंटेन होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होगा, उसमें नहीं जाते, वो सब में बात नहीं करेंगे। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट बेसिकली अकाउंटिंग कॉस्ट, जो एक एंटरप्रेन्योर मतलब जैसे जेट एयरवेज का जो मालिक है वो अपने पॉकेट से खर्चा कर रहा है, वही सब एक्सप्लिसिट में आता है। इसीलिए अकाउंटिंग कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। और इम्प्लिसिट को क्या बोला, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ एंड एम्प्लॉयड इन हिज ओन बिजनेस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट आल्सो नोन एज नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या क्या है एग्जांपल आपको मैं बताया। नाउ देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। अब इकोनॉमी के अंदर एक्सप्लिसिट भी आ जाता है और इम्प्लिसिट भी आ जाता है। एक इकोनॉमिक कॉस्ट जब मेजर किया जाता है तो मतलब बेसिकली आर्थिक खर्चा इकोनॉमिक कॉस्ट, उसके अंदर दोनों चीज आएगा, एक्सप्लिसिट भी आएगा, इम्प्लिसिट भी आएगा। एक्सप्लिसिट मतलब जो अकाउंट्स में ट्रीट होता है, और नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जिसको आप अकाउंट में ट्रीट नहीं करते हो बट उसका खर्चा एक्चुअल में होता है और आपको बिजनेस करने के टाइम पे उसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपका खुद का घर है इसलिए आपको बाहर से रेंट लेने का जरूरत नहीं पड़ा, बट बाकी दूसरा कोई अगर करेगा तो उसको तो खर्चा करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी इसको एक खर्चा मानता है कि बिजनेस करने के लिए रेंट लगता है, कैपिटल लोन लेना पड़ता है। सर अगर किसी का नहीं हुआ तो, सर ना भी होगा तो भी हिसाब रखना पड़ेगा। अब उसको डिस्काउंट दे दो, अब उसको डिस्काउंट कर दो। बात समझे मेरा। सपोज एक बिजनेस करने के लिए दो बंदा है, एक ए है एक बी है। मान के चलते हैं ए के पास अपना घर बार है, ठीक है, जैसे ए के पास खुद का बिल्डिंग है, मानो 10,000 का रेंट है, तो 10,000 का रेंट 10,000 का रेंट ए को देना नहीं पड़ रहा है पर बी को देना पड़ रहा है। कैपिटल ए के पास है, मान के चलते हैं 1 लाख का कैपिटल, ठीक है, 10 लाख का ले लेते हैं। 10 लाख का कैपिटल है, ए के पास कैपिटल है लेकिन बी को लेना पड़ रहा है। तो 10 लाख के कैपिटल पे इंटरेस्ट का खर्चा है, और जो एंटरप्रेन्योर है वेजेस ले रहा है तो वेजेस देना पड़ता है। मानो ए जो है उसको खुद को स्किल है, स्किल समझते हो, अपना स्किल, एक के पास अपना स्किल है तो वो अपने स्किल से बिजनेस को बना सकता है। अगर किसी को बाहर से लाना पड़ता तो एनुअली 1 लाख का सैलरी देना पड़ता, लेकिन ए का स्किल है, सैलरी देना नहीं पड़ रहा है लेकिन बी को देना पड़ता है। कुल मिला के एक बिजनेस को चलाने के लिए 10 लाख 11 लाख 11 लाख 10,000 का खर्चा ओवरऑल पड़ रहा है। तो क्या ये 11 लाख 10,000 मैं यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप में लिख दिया, चलो ठीक है, 11,10,000। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट ये जो खर्चा आपको पड़ रहा है, ये खर्चा अगर रेवेन्यू जो भी आप कमाओगे, से फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस करके 15 लाख का रेवेन्यू आता है, 15 लाख का रेवेन्यू आता है और 11 लाख का कॉस्ट पड़ रहा है, तो आपका 4 लाख का प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, दैट इज योर बेसिक प्रॉफिट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर 4 लाख का प्रॉफिट है, इस 4 लाख के प्रॉफिट में अगर देखो तो बी का 11 लाख का खर्चा हुआ है बट ए को नहीं हुआ, तो फिर सर ए को तो 15 लाख का पूरा प्रॉफिट हो गया। यस सर, ये एडवांटेज तो बोलेगा, लेकिन मार्केट में बिजनेस को चलाने के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट को मैनेज करने के लिए प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली ये एडवांटेजेस सिचुएशंस में है। बट क्या है ना सर, रियलिटी में ऑलवेज ऐसा एडवांटेज सब कोई ले नहीं पाता। एक्चुअली जिसके पास सब कुछ होता है ना, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास खुद का स्किल्स भी होते हैं, ज्यादातर देखा जाता है कि वो मेहनत ही नहीं करता, उल्टा जिसके पास कुछ नहीं है वही मेहनत करता है। यही तो दुख है सर, वो बात छोड़ो, लेकिन आप इतना समझ रहे हो ना कि इकोनॉमी क्यों दोनों को लेता है, बिकॉज कॉस्ट इज कॉस्ट, कॉस्ट तो कॉस्ट है, चाहे किसी को लग रहा है किसी को नहीं, बट उसे मैनेज तो करना चाहिए। अब एक और भी एडवांटेज है, प्रोडक्ट का प्राइस सेम रखिए, मानो एक प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपीज पैकेट बिक रहा है, पर पैकेट का दाम है 100 रुपीज पैकेट। 100 रुपीज पैकेट में
जिस प्रोडक्ट में बी भी प्रोडक्ट का प्राइस 100 रखा, ए भी रखा 100, बट बी उसमें डिस्काउंट नहीं दे पाएगा बिकॉज बी का बहुत खर्चा है, बट ए को नहीं। ए का खर्चा नहीं तो ए डिस्काउंट दे देगा, ए डिस्काउंट दे देगा, डिस्काउंट देकर ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर देगा। ये एडवांटेजेस ए के पास है बट बी के पास नहीं है। तो ये तो सर देखो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतना तो चलता है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली एक प्रोडक्ट मैंने ऑफलाइन परचेज किया अमेजन से, सॉरी ऑफलाइन नहीं, मैंने अमेजन के साथ मैं कंपेयर किया था। मैं बताता हूँ आपको, अमेजन एक फ्राइंग पैन, ठीक है, एक फ्राइंग पैन था जो मैंने लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ, कॉपर पैन, जस्ट फॉर द एग्जांपल पर्पस, ठीक है। कुछ इस तरह का देखने में था, कुछ इस तरह का देखने में था। उसका प्राइस ऑफलाइन में मैंने लिया, ऑफलाइन में मैंने लिया 1100 में से, ठीक है, कुछ ऐसा ही देखने में था। ऑफलाइन में मेरा इसका दाम पड़ गया समथिंग 11 to 1200, ये थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा है, लेकिन मैं ऑनलाइन पे चेक किया तो वही फ्राइंग पैन, वही पैन 700 में मिल रहा था, 700 750। तो मैं थोड़ा ताज्जुब हो गया कि इतना कम दाम में अमेज़न कैसे दे रहा है। प्रेस्टीज का ही था, इसी ब्रांड का। तो मैंने केस्टोपुर से प्रेस्टीज का एक शोरूम हुआ था, तो मैंने वहां से लिया। तो उसमें वो लोग प्राइस लगा के रखा था 1400, मुझे 300 का डिस्काउंट दिया और 1100 का मुझे पे करना पड़ा। वही प्रोडक्ट अमेज़न बेच रहा था 740 रुपीज में। अब आप बोलोगे कि 740 में अमेज़न प्रॉफिट नहीं कर रहा है। सर अमेज़न भी प्रॉफिट कर रहा है 740 में। इसका मतलब जो ऑफलाइन में बिजनेस कर रहा है उसका कॉस्ट ज्यादा है, वो मेरे को ज्यादा ऑफर नहीं दे पाया। बट अमेज़न यहाँ पर क्योंकि वो बल्क में परचेज करते हैं, बड़ा सा सेलर है, तो वो ज्यादा डिस्काउंट देने का मजा ले पाया। बेसिकली वो कॉस्ट को अलग लेवल पे मैनेज कर पाया जो एक स्मॉल स्केल बिजनेस नहीं कर सकता। सेम प्रोडक्ट ऑफलाइन में 1100, ऑनलाइन में 740, हाउ कैन इट पॉसिबल? बट यस दिस इज पॉसिबल। और अमेज़न का नंबर ऑफ कस्टमर का जो एरिया है काफी है। अमेज़न बल्क में बेचेगा, हर हर आधा घंटा में शायद, या फिर सारा दिन में अमेज़न शायद यही प्रोडक्ट 100 पीस सेल कर देगा, 100 पीसेस सेल कर देगा ऑल ओवर इंडिया। लेकिन एक ऑफलाइन बिजनेस वो नहीं कर सकता। उसका रेंट है, उसका वेजेस है, अमेज़न का भी है, बट अमेज़न का थोड़ा अलग लेवल में कॉस्ट मैनेज हो जाता है। तो अमेज़न जो कर सकता है वो शायद एक ऑफलाइन बिजनेस नहीं कर सकता। तो सबका अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है और सबका अपना अपना कॉस्ट मैनेजमेंट भी होता है। क्या बात समझ में आ रहा है सर? मतलब 740 में भी अमेज़न ने प्रॉफिट किया, सोचो आप। मतलब हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का मार्केट का कॉस्ट है 500 टका, 740 में अगर अमेज़न बेच रहा है तो शायद 240 का प्रॉफिट कर रहा है। वही प्रोडक्ट ऑफलाइन में, ऑफलाइन शॉप पे प्रेस्टीज के जो शोरूम मैंने गेस्टपुर से लिया, वहां पर मानो उसका मेरे को दाम पड़ गया 1100। तो क्या आप बोलोगे कि वो 1100 में ज्यादा प्रॉफिट कर लिया? नहीं सर, कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है। 500 टका कॉस्ट उसके लिए भी पड़ा था, 500 से वो 700 का गैप हो गया। लेकिन सर उसके दुकान में कुछ कर्मचारी काम भी करते हैं, उन्हें भी उनको सैलरी देना पड़ेगी, दुकान का रेंट भी होते हैं, तो वो भी प्रोडक्ट की सेल से ही आएगा। दुकान का रेंट होगा, लोन चल रहा है तो इसका इंटरेस्ट होगा, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका वेजेस होगा। तो शायद कुल मिला के ये जो 700 टका का जो गैप था, ये कम होके इधर से तुम 400 माइनस कर दो, 300 माइनस कर दो, तो शायद 400 टका प्रॉफिट किया उसने। मतलब एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो ये जो बेनिफिट, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चेक करना पड़ता है। हेलो, क्या आप लोग को बात समझ में आ रहा है सर? कॉस्ट है तो कॉस्ट की तरह ही बताने का कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आए तो भी बोलना, ना आए तो भी बोलना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझो सर। तो क्या ऑनलाइन बिजनेस सब मार देता है? नहीं सर, कोई किसी का नहीं मार सकता। यस, कंपटीशन इज देयर,
अपने आप को ऑलवेज अपडेट करना पड़ता है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। अगर आप अपने आप को अपडेट करोगे तो अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से अगर वो पर्टिकुलर दुकान, प्रेस्टीज का शॉप अगर थोड़ा और डिस्काउंट दे देता तो मैं खुश हो जाता ऑब्वियसली, बट वो तो बाद में कंपेयर करके पता चला। डजंट मैटर, सेम प्रोडक्ट पे 750, उधर 1100। एज ए कस्टमर मेरे को तो थोड़ा सा खराब लगा, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आपको कॉस्ट समझ में आएगी। और ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि कॉस्ट के चक्कर में उसका बिजनेस ही वो बंद कर दे। ठीक है, सो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट। इसमें जो अकाउंट्स में मैनेज होता है वो भी आता है, और इम्प्लिसिट मतलब जो अकाउंट्स में मैनेज नहीं होता, जस्ट लाइक दिस, ये भी आता है। सर इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है? एग्जाम में सवाल करता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट क्या है, इम्प्लिसिट क्या है। तब अगर बोलोगे तो समझ नहीं पाए, मार खाओगे सर, खाली पकड़ मार दोगे हम लोग। नहीं सर सॉरी, नहीं मारना चाहिए। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है सर? सर रेवेन्यू से कॉस्ट को घटाओ ना, प्रॉफिट मिलेगा। ये जो बिजनेस का मैं आपको दिखा रहा था, कहाँ चला गया भाई? जेट एयरवेज। तो जेट तो देख लिया आपने, इंडिगो देखोगे? इंडिगो एविएशन, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, यही नाम है इसका। इसका फाइनेंशियल देखो सर, ये भी लॉस में जा रहे हैं बट ऑपरेटिव है। ये भी लॉस में है पर ऑपरेटिव है, मतलब बंद नहीं किया बिजनेस को। मतलब जेट का तो ऐसा हालत खराब हो गया था, वो बिजनेस को बंद करके बिजनेस को संभालने की कोशिश कर रहा है। बट इंडिगो अपने आप को चला रहा है, अपने आप को चला रहा है। ये देखो, रिसेंट पिक्चर ही देख लो आप, कितना रेवेन्यू हुआ इसका 2022 का? 26,000 करोड़। 2022 का रिपोर्ट है ये। यहाँ से कॉस्ट को माइनस किया, कॉस्ट को माइनस किया, ये सब कॉस्ट वगैरह माइनस करके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 3,767 करोड़ का नेगेटिव हुआ, लॉस है। लेकिन प्रॉफिट कब होगा? अगर ये खर्चा कम हो जाए तो, एक्सपेंस कम होना पड़ेगा तभी बिजनेस को प्रॉफिट होता है। सिंपल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है सर, एयरलाइन बिजनेस का सिचुएशन ऐसा है क्या? सर क्या बताऊं आपको, ये सब बातें तो शेयर मार्केट क्लास में मुझे बहुत मौका मिलता है बताने का। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसको इतना डिटेल्स में नहीं जा सकता, क्या कारण है, किस लिए है। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। आगे का फ्यूचर क्या है वो मैं अभी नहीं बोल सकता आपको, अभी मैं इकोनॉमिक्स बता सकता हूँ। तो लुक एट इकोनॉमिक प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू से इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करें, मतलब ओनली दिस टोटल, मतलब अकाउंटिंग एज वेल एज नॉन अकाउंटिंग दोनों कॉस्ट को हटाओ तो प्रॉफिट मिल जाएगा। सर अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है? टोटल रेवेन्यू से सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट को हटाओ, टोटल रेवेन्यू से सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट को हटाओ तो आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलेगा। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलेगा आपको टोटल रेवेन्यू से इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करने से, मतलब बेसिकली अकाउंटिंग को तो माइनस करना ही था, बट साथ में आपको इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस करना चाहिए, जैसे कि रेंट ऑन बिल्डिंग, सेल्फ ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, एंटरप्रेन्योर का वेजेस जो खुद आपको देना नहीं पड़ रहा है पर एक्चुअल में है। ठीक है, मतलब होना चाहिए बट हुआ नहीं है, तो आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल जाएगा। और अकाउंटिंग प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू से एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट को माइनस करने से। सो क्या कंक्लूजन निकलता है सर? टोटल रेवेन्यू से अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस करो, आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलेगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट से नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट को माइनस करो, मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट। हाँ, नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट जो अकाउंट्स में ट्रीट नहीं होता उसे इम्प्लिसिट कहते हैं, जो अकाउंट्स में ट्रीट होता है उसे एक्सप्लिसिट कहते हैं। तो नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग प्रॉफिट से अगर आप इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, एन अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो ऑब्वियस बात है।
accounting profit always greater than इकोनॉमिक प्रॉफिट। कोई मुझे बता सकते हो क्यों? सुबीर बोल। अकाउंटिंग प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज्यादा क्यों होता है? कोई भी बताओ। नयनी, प्रीतम, शिवास, बोलो सर बोलो। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट क्यों? কি স্যার? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? স্যার কোশ্চেনটা একটু ডাউটফুল আর আওয়াজটা কেটে গেছিল। सर मैंने क्वेश्चन किया कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट बाय। ऐसा क्यों होता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑलवेज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है? सर अकाउंटिंग प्रॉफिट में अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होता। थैंक यू। अकाउंटिंग प्रॉफिट में अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड होता, सॉरी तूने थोड़ा गलत बोल दिया सर। अकाउंटिंग प्रॉफिट में सर माइनस नहीं होता। इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस नहीं होता, तब नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस नहीं होता। बट इकोनॉमिक प्रॉफिट में दोनों माइनस होता है, एक्सप्लिसिट भी होता है इम्प्लिसिट भी होता है। तब अगर सिंपल बात है, अगर मानो कि आप कोई बिजनेस ने 10 लाख का प्रॉफिट किया, उसका रेवेन्यू है मानो रेवेन्यू है 12 लाख का और इकोनॉमिक कॉस्ट है मानो 2 लाख। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट में 1 लाख है अकाउंटिंग कॉस्ट, 1 लाख है नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट। तो 10 लाख 12 लाख से 2 लाख चला गया, 10 लाख हो गया। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या होगा? 12 लाख अगर रेवेन्यू है, सिर्फ वो अकाउंटिंग कॉस्ट को माइनस करेगा, दैट इज 1 लाख। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 11 लाख। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट। 11 lakh is always greater than 10 lakh. Any doubt? Any doubt, sir? नो सर। Thank you, sir. ना सर। आउटले कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? सर आउटले मतलब फंड का जो भी आप खर्चा करते हो, जैसे कि वेजेस में, मटेरियल में, रेंट पे, इंटरेस्ट पे, इसे आउटले बोलते हैं। और opportunity cost factors refers to its value in its next best alternative use, or it is the cost of foregone opportunity. मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में, मतलब अगर एक बिजनेस एक सेगमेंट में खर्चा बढ़ा रहा है तो दूसरा सेगमेंट में खर्चा कम कर रहा है। मानो जैसे अगर मानो एक सिंपल आईटीसी का एक बिजनेस है, आईटीसी एफएमसीजी प्रोडक्ट भी बनाते हैं, मतलब बिस्किट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और आईटीसी का होटल बिजनेस भी है। आईटीसी सिगरेट बिजनेस भी चलाते हैं, सबसे बड़ा उसी का वही चलता है, सिगरेट बिजनेस सबसे बड़ा वही है उसका, उसी से उसका पैसा है। अब मानो कि आईटीसी ने एफएमसीजी में, सॉरी सिगरेट में, होटल में थोड़ा खर्चा कम कर दिया, होटल में एक्सपेंस कम करके, तो होटल अपॉर्चुनिटी को लॉस करके सिगरेट में लगा दिया या एफएमसीजी में लगा दिया, तो इससे क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरेट होता है, एक को भूल के दूसरे में पैसा लगाना। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट सामने आता है कि मैं अपना कॉस्ट को नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज करूँ, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। सिंपल एग्जांपल है, इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। सपोज यू हैव 1000 रुपीज इन योर पॉकेट। इस 1000 रुपीज में तुम एक्वाटिका जा सकते हो, कितना कितना टिकट है आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मैं माना कि 1000 टका टिकट अगर है, मे बी 500 होगा, 1000 भी हो सकता है, अलग अलग राइडर होता है वहां पर। तो एक्वाटिका में 1000 टका का टिकट लेके जा सकते हो, या फिर 1000 में एक अच्छा मूवीज देख सकते हो और एक अच्छा बुक्स खरीद के भी पढ़ सकते हो।
दिस इज फुल्ली अप टू यू कि 1000 टका को लेके आप एक्वाटिका में जाओगे कि मूवीज देखोगे कि बुक्स पढ़ोगे। नेक्स्ट, बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। ये नहीं कहना चाहिए कि एक्वाटिका जाना खराब है, बट इट्स डिपेंड ऑन कि अगर एक एक्वाटिका जाके आपका मन अच्छा हो सकता है तो एक्वाटिका ही जाओ, बट अगर एक्वाटिका जाके आपका मन में कोई फर्क नहीं पड़ता तो बुक्स पढ़ लो, 1000 टका का कोई किताब खरीद के पढ़ लो, या फिर कोई अच्छा मूवीज देख लो, या फिर एक अच्छा कोर्स परचेज करके कोई नॉलेजेबल कोर्स परचेज कर लो मार्केट से, या कोई अच्छे टीचर के पास पढ़ लो जो आपको नॉलेज दे सकता है, उनको 1000 टका फीस दे दो। आपके पास है कि आप क्या ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हो आपको पैसा का। बात समझ में आया सर? वही 1000 बहुत कुछ करवा सकता है। आपको पता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने मेरे जूनियर को बोला था कि भाई कुछ बिजनेस करना, तो मेरे को एक दिन बोलता है भाई तू बहुत भाषण मारता है, ठीक है, ये बिजनेस वो बिजनेस तू करके दिखा। तो मैं बोलता अच्छा ठीक है चल मैं ही करके दिखा, ठीक है। तो वो बोला कि बोलना आसान है करना नहीं, मेरे को ऐसा बोला। तो मैं उसको बोलता हूँ कि देख भाई ये डिपेंड करता है, मतलब वो बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था, तो इतना कंफ्यूज होता था तो मेरे पास ही आता था कंफ्यूज होते कि भाई बोल कि क्या कर किया जाए। तो मैं उसको, आज से 5-6 साल पुराना बात है और भी ज्यादा होगा, तो मैं उसको बोला कि तो एक काम करना, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना। तो बोलते क्या बिजनेस स्टार्ट करना, पैसा नहीं है। मैं बोला कि ठीक है तेरे पास पैसा नहीं है तो किसी से लोन ले ले, अच्छा चल मेरे से 1000 रुपीज ले ले। मेरे पास उस टाइम पे ज्यादा कुछ था नहीं, अभी मैं भी स्टूडेंट था। तो मैं उसको बोला तू 1000 टका लेके स्टार्ट कर। फिर क्या करना है, 1000 टका में क्या होता है, तो सुनो। एक्चुअली देखो मैं इकोनॉमिक्स का नॉलेज लगाया था। मैं उसको बोला तुम एक काम करो, 1000 टका में कॉलेज स्ट्रीट जाओ। कॉलेज स्ट्रीट में केजी के हिसाब से कॉपी मिलता है। तो मैं जिस जमाने का बात कर रहा हूँ 2012-13 के आसपास का बात कर रहा हूँ, 12-13 का, उस टाइम पे एक 60 केजी का बोरा आता था। 60 केजी का बोरा मतलब समझते हो, मतलब एक पूरा बस्ता होगा जिसपे 60 केजी कॉपी होगा, टोटल 60 केजी उसका वजन होगा, जिसका दाम पड़ेगा हार्डली 1500, 1500 से 2000। उसमें अगर नंबर ऑफ कॉपी देखा जाए, मतलब कॉपी जिसमें आप लोग लिखते हो आईटीसी जैसा कॉपी है, पेज क्वालिटी अच्छा है, थोड़ा गेटअप उसका जैसा आईटीसी जैसा नहीं होगा, कम से कम उसके अंदर 100 कॉपी तो मिल ही जाता है, 100 कॉपी हो जाएगा, और ज्यादा होगा कम नहीं। तो मैंने इन्वेस्ट किया उसके बिजनेस पे, वो मेरा बिजनेस नहीं था उसी का था। मैं उसको हेल्प करने के लिए बस में चढ़ के बोरा को उठाना या फिर वहां से लेके आना, मैं उसको हेल्प किया। मैं बोला चल ठीक है करेंगे, तुमको प्रूफ करके दिखाएंगे कि चल सकता है। तो बोला कौन खाता लेगा हम लोगों से, हम लोग कुछ नहीं, आसपास में बोलते हैं ना कि हम लोग कॉपी बेचते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड मिल गया, तो वो एक दिन आके देख रहे हैं कि मेरे घर पे बहुत सारा कॉपी का बस्ता पड़ा हुआ है। तो वो मेरे को बोल रहे इतना कॉपी क्या करते हो तुम लोग, कितना पढ़ाई कर लेते हो। बोले नहीं नहीं पढ़ने के लिए नहीं है, बेचने के लिए है। तो बोलते हैं कितना दाम पे बेचते हो। मैं बोले आईटीसी का जो कॉपी मार्केट में मिलता है, अगर उसका दाम 80 है तो हम लोग आधा दाम पे तुमको सेम कॉपी दे देंगे, सेम 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 बड़ा कॉपी 40 रुपीज 45 रुपीज में दे देंगे। और हम लोग उसको खरीदते थे पर कॉपी का, अगर मैं कॉस्टिंग करूं तो हम लोग उसको खरीदते थे हार्डली 20 से 25 में। मैंने हिसाब लगा के उसको, एक्चुअली मैम ने कॉस्टिंग करके दिया था, आप लोगों को पता है मैम कॉस्ट कराते, तो कॉस्टिंग करके मैम ने दिया था उसको कि हार्डली 20 से 25 का कॉस्ट पड़ता था। हम सेम कॉपी उनको 40 से 45 में बेचते थे। मार्केट में सिमिलर आईटीसी कॉपी 80 से 90 रुपीज में बिक रहा था। तो वो फ्रेंड बोला कि तुम एक काम करो, तुम कॉपी लेके तुम्हारे घर में जमा करो, इसको हम बेच देंगे। मतलब मेरा वो दूसरा फ्रेंड बोल रहा है मुझे, पहला वाला फ्रेंड जो मेरे को पूछ रहा था कि कैसे हो सकता है, तो वो उसका घर था हावड़ा में, ठीक है। तो वो सेम कॉपी जो हमसे वो 40 में लेके जाता था और वो वहां पर जाके उसको 60 में बेचता था। ऐसा करके
मैंने वो बिजनेस उसके साथ कम से कम 6 मंथ 5 to 6 मंथ चलाया। मैंने इन्वेस्ट किया था 1000 टका। मैं इसको कोई शेयर होल्डिंग नहीं लिया था, मैंने उसको दिखाने के लिए बोला था कि भाई तुम उठाओ तो। फिर उसने बाद में उसको कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन मैं तुमको बता दूं कि हम लोग 6 महीने में टर्नओवर कितने का किया था। 6 महीने में उस बिजनेस पे हम लोगों ने करीब 15,000 से 20,000 का टर्नओवर किया था, जिसमें अगर तुम प्रॉफिट बोलोगे तो करीब 5,000 का प्रॉफिट हो गया था सर। पैसा लगाया था 1000 टका। सर कुछ आपको बात, कितना मिला? हाँ सर मैंने तो बोला ना मैं शेयर होल्डिंग नहीं लिया था। तो अगर तुम बोलोगे कि मुझे कितना मिला तो मेरा शेयर 5,000 का था। मतलब वो 1000 का जो कॉपी था, जो मैंने 1000 टका दिया था उसमें, वो 5 to 6 मंथ में बढ़ के 5,000 हो गया था, क्योंकि जिस हिसाब से वो मार्केट में सेल चला था। और इसमें एक सबसे बड़ा काम हो गया था, मेरा जो सेकंड फ्रेंड है जो हावड़ा से है, वो वाला फ्रेंड का क्या कॉन्सेप्ट था, वो ट्यूशंस पढ़ाता था बच्चे लोगों को। तो हर जगह में वो बोल देता था कि मैं, मेरे पास ही कॉपी मिल जाएगा, तुम लोग अगर हो सके तो ले लेना। या फिर वो लोकल दुकानदारों के साथ बात कर लिया था कि हम तुमको कॉपी ला के देंगे, तुम ले लेना। और वही कॉपी दुकानदार लोग 60 टका में खरीद के 65 टका में बेच रहा था। ये दुकानदार के लिए वो दाम थोड़ा कम कर दिया था। दुकानदार के लिए जो हम लोगों से 40 में लेकर जाता था, दुकानदार को 50-55 में दे देता था। फिर दुकानदार भी पर कॉपी में 10 टका 15 टका प्रॉफिट कर लेता था, लेकिन फिर भी आईटीसी कॉपी से सस्ता पड़ता था। 125% का प्रॉफिट मार्जिन सर जी है। बढ़िया तुम लोग बिजनेस सोच लो, बना। अब तुम लोग सोच लो। अब कहानी बना के नहीं बोल रहे सर, अभी भी तुम लोग करके प्रूव कर सकते हो, अभी भी उठा के देख सकते हो। किया हुआ है, मतलब ये नहीं किया है अपन ने, अपन ने उल्टा सीधा काम किया है बहुत सारे। ठीक है, इट्स एकदम जेन्युइन बिजनेस मॉडल था, जेन्युइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। मैंने वो 1000 टका किसी दूसरे जगह में खर्चा कर सकता था, बट मैंने मेरे फ्रेंड को प्रूव करने के लिए, एक्चुअली उसी का दरकार था। वो मेरे को पूछता था कि क्या बिजनेस हो जाएगा, क्या बिजनेस हो जाएगा। बोले कुछ नहीं, हम लोगों के पास कैपिटल नहीं है, लेकिन कुछ तो हो सकता है, बस करने का इच्छा होना चाहिए। सिंपल काम। सिमिलर काम मैंने आगे आगे बहुत किया सर, मेरे स्टूडेंट से ही करवाया। कुछ स्टूडेंट तो आज कितना सक्सेसफुल है आपको मैं बोल नहीं सकता। अब ये दिखाने वाला चीज नहीं है कि भाई सर्टिफिकेट दिखा दो कि इसने ये किया वो किया, वो मैं नहीं करता। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि कुछ स्टूडेंट्स है मेरा जो सिमिलर कॉन्सेप्ट लेके, मतलब बढ़ा के नहीं बोलूंगा, मतलब हार्डली बीकॉम किया है, हार्डली बीकॉम किया है। हर कोई सीए में पास भी नहीं किया, कोई इंटर किया। ठीक है, आज कोई लेदर का बिजनेस कर रहा है, कोई वाटर प्लांट का बिजनेस कर रहा है, कोई इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस कर रहा है। अगर मंथली में कभी कभी उनसे मिलता हूँ, ठीक है, कभी कभी वो मेरे साथ मिलके जाते हैं, टीचर्स डे में विश कर लेते हैं, तो मैं पूछता हूँ क्या कैसे चल रहा है। तो एक स्टूडेंट था, वो काफी क्लोज है, बोलता है कि सर अभी आजकल मोटा मोटी 1-1.5 लाख महीना आ जाता है, फैमिली भी अच्छा चल रहा है, और भी बहुत बिजनेस मॉडल है। मतलब आप अभी मुझे आप बिजनेस मॉडल बोलने बोलोगे तो फिर क्लास बुरा मान जाएगा, तो मैं उसमें नहीं बात करूंगा सर। मतलब ऐसा ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कर सकता है वो करके दिखा सकता है, मेरे दिमाग में चलता रहता है। अब सारा काम मैं थोड़ी ना करने बैठ जाऊँ सर, मेरे को जो आता है मैं वो करता हूँ, और आगे और भी कोशिश मैं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सक्सेसफुल कर लिया, वो बात नहीं है। टीचर हूँ, आइडिया आता है शेयर करता हूँ, बाकी सुनने वाले का विश्वास पे है कि वो बात को समझे कि ना समझे। ज्यादा हवा में उड़ने वाला बात है ही नहीं, सिंपल सिंपल ट्रिक से काम हो सकता है। मेरे गांव में कुछ लोग मेरे बात सुन के कुछ बिजनेस स्टार्ट किया विलेज में, अच्छा चल रहा है सर। मेरा एक फ्रेंड है, स्टेशनरी दुकान चलाता था, तो मैं उसको बोलता था कि तू क्या कर रहा है, स्टेशनरी दुकान चला रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ यूनिक प्रोडक्ट उठा जो बाकी लोगों से तेरे को अलग करेगा। तो आजकल क्रिकेट का बड़ा माहौल था, मैं उसको बड़ा बाजार में कोलकाता में कहाँ क्रिकेट का किट्स मिलता है, तो मेरे को पूछा था कि कहाँ मिलता है, थोड़ा पता लगाना। तो मैं पता करके उसको बोला था कि भाई यहाँ मिलता है, थोड़ा बार्गेन करना पड़ता है। बोला ठीक है, बार्गेन तो देखते देखते हो जाएगा। मैं रिसेंटली विजिट किया था उसकी दुकान में, क्या बड़ा दुकान बना लिया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे भाई तेरा आइडिया काम आ गया, मैंने चलो खुश हो। मतलब मुझे बहुत खुशी आता है कि अगर कोई आइडिया किसी को काम आ जाता है और उसका अगर फूलता फलता है, इससे बड़ा क्या चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पैसा आपका
उस पैसे से आप क्या करते हो उस पर आपको डिपेंड करता है कि आप एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ते हो फॉर वन अपॉर्चुनिटी दूसरा अपॉर्चुनिटी में यूज करते हो। यही एक नॉर्मल इंसान को एक स्टैंड आउट एंटरप्रेन्योर को अलग करता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मुझे क्रेडिट नहीं देना है सर, मैं तो बस आपको जो मैं किया कुछ छोटा मोटा काम शेयर किया, नथिंग मोर देन दैट। बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं हो सकता है सिस्टम। अच्छा, डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट, indirect or non-traceable cost. Direct costs are costs that are readily identified and traceable to a particular product, operation or plant. Direct costs are that readily identifiable and traceable to a particular product or operation or plant. Direct cost मतलब कॉस्टिंग पढ़ने के टाइम पे ये चीज आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि लेबर और मटेरियल का कॉस्ट, जब आप कॉस्ट करोगे ना मैम के पास, तब आपको ये सब कॉस्टिंग सिखाएंगे मैम। इंटर में आ जाओ, इंटर और फाइनल में जब पढ़ोगे तब आपको मैम कराएंगे डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये जो रॉ मटेरियल है ना, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट है। ये जो एम्प्लॉय का खर्चा है ना, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट है। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन को इनडायरेक्ट कॉस्ट माना जाता है क्योंकि ये रेडीली ट्रेस नहीं किया जा सकता। ये सैलरी, वेजेस, ऑफिस चलाने का खर्चा है और इसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। ये रॉ मटेरियल के बिना, लेबर के बिना बिजनेस नहीं चल सकता। तो जो रेडीली ट्रेसेबल है उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं और जो रेडीली ट्रेसेबल नहीं है उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और ये डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर पूरा कॉस्टिंग का चैप्टर है। लेबर, मटेरियल, ओवरहेड्स, सारा चैप्टर बन जाएगा जब आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का एडवांस लेवल पढ़ोगे। कुछ नहीं, इंटर में आ जाओ, आ जाएगा। ऐसे हल्का फुल्का आप लोगों का, जो लोग सीएमए का फाउंडेशन में हल्का कॉस्टिंग है, कॉस्ट शीट वगैरह पढ़ना पड़ता है। ओके, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। सर फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद चेंजेस इन लेवल अबाउट। एक बिजनेस बनाने के लिए अगर आपने एक शॉप ओपन किया, उस पर आपका फिक्स कॉस्ट तो पड़ेगा ना। फिक्स कॉस्ट क्या है? जो सेल कितना भी बढ़ जाए वो उतना जल्दी चेंज नहीं होता। जल्दी मतलब वो बहुत जल्दी चेंज होगा ही नहीं। जैसे शॉप ओपन किया, उसका रेंट, या दुकान अगर आपने खुद बनाया, उसमें जो भी फर्नीचर्स वगैरह रखा, मानो आपकी दुकान में स्टार्टिंग में एक कस्टमर था, फिर आपकी दुकान में बाद में 1000 कस्टमर आ गए, तो क्या आपका शॉप का रेंट बदल जाएगा? एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर्स में तो नहीं बदलता है। तो मेरा कहने का मतलब है जो कॉस्ट आउटपुट के ऊपर डिपेंड करके चेंज नहीं होता उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं, और जो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करके चेंज होता है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। बात समझ में आया सर? हाँ जैसे सर। जैसे सर एक सिंपल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है, वैसे ना? सर आते हैं सर, ये देखो, हाँ सॉरी। ठीक है, रुक जाओ। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, सब समझेंगे। पहले अपना बेस को बना लो सर। कहाँ जाएंगे सर? छोड़ के नहीं जा सकते। हर एक क्लास को आप देखोगे अच्छे से, इतना डिटेल्स में है, कहाँ जाए? बता के ही जाना पड़ेगा। अगर ऊपर जाना है, नीचे जाना है, बता के ही जाना पड़ेगा। एक फुचका दुकान बनाते हैं, चलो। फुचका पसंद करते हो? फुचका स्टॉल, चलो ये भैया को देख लेते हैं। लग तो रहा है विक्टोरिया के सामने बेचे, पता नहीं, पर मुझे लगा कि विक्टोरिया के सामने बेच रहा है। जैसे विक्टोरिया के सामने अच्छा अच्छा पानी पूरी वाला है, जानते हो? हाँ सर, ये मैं श्योर हूँ, ये विक्टोरिया। आई एम 100%। कैसे पता चला? ये दीवार देख के और ये आसपास का जो सिचुएशन है ना, ये 100% विक्टोरिया मेमोरियल के सामने है। सर इतना गारंटी से बोल दिया, जाके चेक कर लो ऐसा इमेज। ठीक है सर, देखो अब ये भैया दुकान लगाया है फुचका बेचने के लिए, पानी पूरी वाला, ठीक है। आई एम पानी पूरी वाला, ठीक है। तो पानी पूरी वाला, अच्छा इसका फिक्स खर्चा क्या है? ये जो इसका दुकान का जो स्टैंड है,
ये जो मटेरियल यूज कर रहा है पानी पूरी के लिए क्या है सर? बर्तन, ठीक है, एक हांडी है, ठीक है, कुछ बर्तन है, यूटेंसिल्स, ठीक है, ये यूटेंसिल्स वगैरह इसका फिक्स खर्चा है। कुछ का रखने के लिए ये जो प्लास्टिक वगैरह है दीज आर नॉर्मली फिक्स्ड, ठीक है, ज्यादा रोज रोज प्लास्टिक थोड़ी बदलते हैं। इसका वेरिएबल क्या है बोले तो? वेरिएबल कॉस्ट क्या है इसका? सर मसाला हो गया, दही हो गया, ये सारी चीजें डेली डेली लेनी पड़ती है। कुछ का आलू, पूरी भी डेली लेना पड़ता है। लाइक आप 1000 लोगे तो उसमें से 100 तो बर्बाद ही हो जाएगा। वही तो सर, ठीक है, कुछ का आलू मसाला, ठीक है, फिर आपका इमली पानी या जो भी चटनी यूज करते हैं ये सब वेरिएबल है। और डेली सेम सेल होगा ऐसे तो कोई गारंटी नहीं है। कभी 10 लोगों को खिलाएगी तो कभी 20 को, कभी 200 को। तो जितना अगर 200 को खिलाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, और मार्केट से मंगाना पड़ेगा, घर से और लेके आना पड़ेगा, और आलू खरीद के लाना पड़ेगा। तो आउटपुट जितना बढ़ेगा उसके बेसिस में जो कॉस्ट बढ़ता है उसे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और आउटपुट कितना भी बढ़ा दो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी, जैसे यहाँ पर दुकान लगाने के लिए कुछ भाड़ा वगैरह देना पड़ता है, क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता, तो कुछ तो देना पड़ता है, एक चंदा वगैरह देना पड़ता है, जब रोज रोज कुछ नहीं, एक चंदा देना पड़ता है, कुछ यहाँ पर कुछ होता है तो देना पड़ता है। हर जगह में नियम है, नहीं तो हर कोई बोलेगा कि भाई तुम क्यों बैठोगे, मैं बैठ जाऊंगा। तो एक चलता है सर। तो जो एक फिक्स खर्चा है इनका, विक्टोरिया के सामने स्टॉल लगाना कोई मामूली बात नहीं है। इसका पापा बिजनेस करता था तो उसका जगह इसने ले लिया, फिर ये इसका बेटा करेगा तो इसके जगह में इसका बेटा आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी पूछते नहीं होता है, मैं बहुत लोगों से बात किया तो कोई मेरे को एक दिन बोला कि विक्टोरिया के सामने 50 साल से उसका पुश्तैनी बिजनेस है, 50 ईयर्स से चल रहा है। मैं बात करता हूँ सर, जब भी मार्केट में घूमता हूँ, आजकल नहीं मिलता है मौका, बट जब मैं स्टूडेंट था मैं पका देता था लोगों को पूछ पूछ के। एक बार तो एक बंदा गुस्सा हो गया कि खाना है कि पूछना है। मैं बोला दादा खाना है, पिला दो खिला दो अब चलते हैं। फिर कुछ फ्रेंड होते थे, "नहीं, तुम्हारे साथ आना है ना बेइज्जती हो जाता है, तुम हर किसी को पूछने चालू कर दो।" मैंने कहा, छोड़ो यार, मेरे को थोड़ा नॉलेज चाहिए होता है। मेरे मन में ना हमेशा सवाल होता है कि कैसे बना लिया, कितना खर्चा पड़ जाता है, हर किसी को पूछता रहता हूँ। तो इससे क्या है ना, मेरा प्रैक्टिकल सेंस बढ़ता है, ठीक है। और ये चीज मेरा हॉबी है थोड़ा सा, तो इस हॉबी के कारण मैं हर हर एक मैटर में बात कर लेता हूँ, ये आदत हो गया मेरा। तो अब अच्छा बुरा ऊपर वाले के हाथ में, मैं तो करके निकल जाता हूँ। टैक्सी वाले के साथ टैक्सी में चलते चलते इतना सवाल कर लूंगा उसको, गप्पे गप्पे करते थे तो कर लेता है। ज्यादातर लोग गुस्सा नहीं करता, उसका भी अच्छा लगता है, नींद नहीं आता, बात करते करते पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बीच में मैं पूछ लेता हूँ कि टैक्सी में क्या प्रॉफिट चल रहा है आजकल, टैक्सी में कितना कॉस्ट है, न्यू टैक्सी तो निकल नहीं रहेगा, तो फिर आगे क्या करेंगे, पार्ट कहाँ मिल जाता है, पार्ट्स का कॉस्ट का क्या हालत है टैक्सी में, मतलब पुराना एम्बेसडर का बात करते हैं। ये नॉर्मल बात है सर। सो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज वेरी सिंपल। आउटपुट बढ़ने के साथ साथ जो कॉस्ट बढ़े उसे वेरिएबल बोलते हैं। और आउटपुट कितना भी बढ़ा लो, 100 की जगह 1000 कुछ का खिला दो, लेकिन कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, उसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट। सर ये सब तो बेसिक हो गया। हाँ सर, ये सब कॉस्ट का बेसिक्स है, याद रखना। कॉस्ट एनालिसिस समझाया स्टार्टिंग में, अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट समझाया, आउटले कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाया, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ट्रेसेबल नॉन ट्रेसेबल समझाया, फिक्स्ड एंड वेरिएबल पे बात किया, और कॉस्ट रिलेटेड बहुत बात की। कॉस्ट फंक्शन क्या है सर? व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन? फिर कॉस्ट फंक्शंस को दो हिस्सों से बांटा गया। अच्छा, कॉस्ट का फंक्शन डिपेंड किस पे करता है? फंक्शंस ऑफ कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है सर? आउटपुट पे डिपेंड करता है, आपके प्लांट के साइज पे डिपेंड करता है, मतलब कितना बड़ा फैक्ट्री है आप, कितना समय के लिए बिजनेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कितना कैपेसिटी यूटिलाइज करोगे, मतलब मानो कि आपकी मशीन में बहुत कैपेसिटी है, लेकिन क्या पूरा कैपेसिटी चला दोगे क्या? अगर मार्केट में उतना डिमांड नहीं है तो पूरा कैपेसिटी चला के क्या करोगे? से फॉर एग्जांपल आपने एक बड़ा सा पिज्जा मशीन लिया, ठीक है। अब उस पिज्जा मशीन पे मानो एक साथ
100 पिज्जा हो सकता है, 100 पिज्जा एक साथ आप बेक कर सकते हो। लेकिन 100 पिज्जा चलाने के लिए आपके पास ऑर्डर नहीं है। मानो कभी 2 पिज्जा का ऑर्डर आता है, तो कभी 4 पिज्जा का ऑर्डर आता है, तो कभी 10 पिज्जा का ऑर्डर आता है। लेकिन जब उस पिज्जा मशीन को चला जाएगा, उस पे 100 पिज्जा मशीन की तरह ही इलेक्ट्रिक बिल आएगा। तो पहला बात है कि आपको इतना बड़ा मशीन खरीदना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने कस्टमर एनालिसिस नहीं किया, आपने गलती कर दिया शायद। क्योंकि 100 पिज्जा पर डे ऑर्डर होगा, ऐसा मार्केट अगर आपके पास नहीं है, तो इतना बड़ा पिज्जा मशीन क्यों लिया आपने? आपको हार्डली 20 पिज्जा या 25 पिज्जा वाला मशीन लेना चाहिए था। मे बी बड़ा सा चाहिए बोल के बहुत गलती कर लेते हैं। यही एक पिज्जा वाला कॉन्सेप्ट से याद आया, एक स्टूडेंट था, उसका जेरोक्स का कारोबार था सर, मतलब फैमिली में जेरोक्स मशीन का बिजनेस था। तो मैंने उसको लेके, वो मेरे को बोला था कि दादा एक उसका फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। तो ध्यान से बात को समझना सर, कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ही बात कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि एक काम कर सकता है, एप्सन का, ये मैं 2013-14 का बात कर रहा हूँ, 13-14 अराउंड, 15 मोस्ट प्रॉब्ली, एकदम नया नया तब मैं कोचिंग ओपन किया था। तो मैंने उसको बोला कि तुम एक काम कर, तुम्हारे घर में जेरोक्स का बिजनेस है ना, तो आजकल ना एक न्यू मॉडल ऑफ जेरोक्स मतलब प्रिंटर आया है, इसमें ना काफी सस्ता में प्रिंटिंग कॉस्ट दे रहा है। उसको क्या नाम है, वो बेसिकली इंक कार्टेज ऐसा कुछ बोलता है, क्या बोलता है उसको, मतलब काफी सस्ता है उसका प्रिंटिंग कॉस्ट, उसका नाम भूल गया मैं, इको टैंक मोस्ट प्रोबेबली इस तरह का ही होता है, इको टैंक। मतलब इसका इंक कॉस्ट ना बहुत बहुत सस्ता है। हाँ, थोड़ा स्लो काम करता है मशीन, बड़ा मशीन से थोड़ा स्लो काम करता है। तो मैंने उसको बोला ऐसे ही एक स्मॉल मशीन मैंने उसको लेने के लिए बोला। आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या किया उसने जेरोक्स मशीन से, मतलब वो जेरोक्स मशीन कम जेरोक्स, इसमें जेरोक्स भी होता है, इसमें न्यू टाउन में ही उसने किया कहीं पर जेरोक्स, प्रिंटिंग, फोटो भी बनाया, फोटो भी बनाया, मतलब जो पासपोर्ट फोटो होते हैं ना, वो भी बनाया। मशीन खरीदा सर 12,000, हार्डली 10 to 12,000, मुझे और भी कम होगा उस टाइम पे, और कम दाम था। चलो मैं 10,000 ही याद करके बोल देता हूँ। 10,000 का मशीन खरीदा, पूरा 1 ईयर यूज किया। आप बिलीव नहीं कर सकते इस 10,000 के मशीन से उसने कितना कमाया सर, ऑलमोस्ट 1 लाख। वन ईयर में। इसके पीछे 2 रीजन था, एक आसपास में कोई मशीन नहीं थी, आसपास में कोई मशीन नहीं था, जिसको जो भी दरकार होता था इसी के पास था। तो ये जब फाइनेंशियल क्राइसिस में था, मैं उसको बोला तुम जेरोक्स मशीन ऐसा लो जिसमें तुम 3-4 काम कर सकते हो, पहले देखो कैसा चलता है, अगर अच्छा चले तो बड़ा मशीन दे। तो फिर नेक्स्ट वो यही वाला मशीन दिया, ऐसा ही बड़ा मशीन दिया जो इंडस्ट्रियल मशीन है, ऐसा बड़ा मशीन दिया। और इसका मतलब ये कोई एक मशीन था, उसका दाम था करीब 80 से 90 हज़ार का। तो बाद में उसने वो 80-90 थाउजेंड का ही मशीन लिया, एक साल में, विद इन 1 ईयर। अब ये सब टाइम टाइम का खेल है सर, अपॉर्चुनिटी था, यूज किया। तो बड़ा दुखी से मेरे पास थोड़ा एक दिन मन छोटा करके बैठ गया, मेरे को पूछ रहा है सर क्या करे, तो मैंने ना ऐसे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, सच में यार क्या करेगा। फिर मैं बोला एक काम कर सकता है कि अगर जेरोक्स वगैरह, तो बोला नहीं जेरोक्स क्या सर वो सब नहीं चलेगा। मैं बोला ठीक है। फिर एक दिन आके बोलता है कि बहुत सारे लोग ना जेरोक्स मशीन के जेरोक्स जेरोक्स करके आसपास में घूमते हैं, तो तेरे को तो बोला कि अगर हो सके तो खोल ले। तो बोले मशीन का दाम, मैं बोली ज्यादा बड़ा मशीन मत ले, छोटा सा प्रिंटर ले ले, बड़ा मशीन का 40-50 हज़ार खर्चा करेगा, उससे अच्छा प्रिंटर लेके काम कर। बोले काम होगा, बोले लेके देखना, 10,000 ही तो खर्चा है। तो उसके पास पैसा नहीं था पूरा वक्त, तो कुछ मेरे को बोला, तो मैं भी थोड़ा सा उसको ये किया। तो फिर अल्टीमेटली वो मेरे को संगे संग 1 महीने के अंदर मेरा पैसा मेरे को दे दिया था, और अल्टीमेटली उसका जेरोक्स बिजनेस स्टडी हो गया। और विद इन 1 ईयर उसने 90,000 का मशीन खरीदा, मतलब याद आ गया मुझे। तो मैं क्या कहना चाहता था सर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, पहले ही बहुत बड़ा खोल लेना नहीं चाहिए, आपको वो सब समझना चाहिए। कॉस्ट फंक्शन इसी तरह से बात करता है,
देख लो आपका नीड क्या है, आपका डिमांड क्या है, मार्केट एनालिसिस क्या है, आउटपुट, प्लांट का साइज, टाइम पीरियड, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इनपुट प्राइस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी, सब कुछ काम करता है, तब जाके आपका कॉस्ट फंक्शन काम करेगा। तो कॉस्ट फंक्शन डिपेंड्स ऑन वेरिएबल, इस कॉस्ट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर, मतलब कॉस्ट फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कॉस्ट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये स्वाधीन है, इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कितना जरूरत पड़ेगा, प्लांट का साइज क्या होगा, लेकिन कॉस्ट को तुम कंट्रोल कर सकते। नाउ कम्स शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, अगर लंबा टाइम के लिए बिजनेस करोगे तो लॉन्ग रन में आ जाओगे, शॉर्ट रन मतलब हार्डली 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट जैसे प्रोडक्शन में हुआ था, शॉर्ट रन में क्या होता है, which some factors are fixed and some are variables, ऐसे लैंड का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, कैपिटल का कॉस्ट एंड एंटरप्रेन्योर का कॉस्ट, 4 ही तो फैक्टर है सर। शॉर्ट रन में लैंड का रेंट फिक्स रहेगा, लेबर का वेजेस वेरी कर सकता है, कैपिटल का इंटरेस्ट फिक्स रह सकता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर भी अपना प्रॉफिट को फिक्स वेरी दोनों कर सकता है। तो कुछ फैक्टर को फिक्स करे, कुछ फैक्टर को वेरिएबल करे, depending on the business situations. Fixed factors have fixed cost, variable factors have variable cost. So law of variable proportion applies here. तो short run cost functions में law of variable proportion काम करता है, जो प्रोडक्शन में अभी कुछ दिन पहले सीख के आए। In short run, output can be increased or decreased by changing variable factors only, but fixed factor cannot be varied. Point to be noted. Fixed factor कैसे short run में vary करोगे? अगर short run में तुम्हारा बिल्डिंग का रेंट जो है वो फिक्स ही तो रहेगा भाई, उसको कैसे चेंज करोगे? शॉर्ट रन में बैंक आपको जो इंटरेस्ट दिया है, 1 साल के अंदर इंटरेस्ट नॉर्मली चेंज नहीं होता, 6 महीने में तो चेंज बिल्कुल नहीं हो, तो कम से कम 6 महीना तो इंटरेस्ट तुम्हारा फिक्स ही रहेगा। तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स रहेगा और जो वेरिएबल कर सकते हैं, जैसे लेबर, जैसे प्रॉफिट चेंज कर सकते हो आप, यू कैन चेंज इट। बट लॉन्ग रन में सब वैरी कर सकता है, इसमें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लाई करना, इन विच ऑल फैक्टर्स कैन बी वैरीड, इवन लैंड का रेंट भी बदल जाते हैं, यस और नो। बैंक से लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट भी बदल जाएगा, यस और नो, भूलो ना सर। तो एग्जाम में क्या सवाल हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस में कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन काम करता है, सर उसमें हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करता है, और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस में लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल काम करता है। अनदर क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस में क्या सारा फैक्टर फिक्स रहते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं, सम आर फिक्स्ड सम आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में ऑल आर वेरिएबल। सर समझ में आ रहा हो? शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। फिर इसको समझाने का बड़ा सिंपल तरीका है, जितना टोटल आपका खर्चा होगा वही आपका टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ए गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। एग्जांपल के तौर से ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत सिंपल टेबल है, टेबल को देखो, बात समझ जाओ। जस्ट लुक एट द टेबल। सर आपका बिजनेस में स्टार्टिंग में कोई आउटपुट नहीं है, ऑब्वियस बात है, जब बिजनेस कोई स्टार्ट करता है आउटपुट होता है क्या? मानो कि आपने एक फैक्ट्री लगाया, किसका फैक्ट्री? अरे कुछ नहीं तो कम से कम आलू चिप्स ही बना लो। आपको पता है उस दिन हम लोगों ने इनोवेशन, एक छोटा सा इनोवेशन आपको पता है। सर क्या कहाँ से लाते हो? चुप रहो, आपका एग्जाम्पल नहीं सुनना है। सर सुन लो ना, सर मार्केट में बनाना चिप्स, आलू चिप्स मार्केट में बिकता है ना, अरे लेस वाला नहीं, ये छोटा छोटा दुकान में पोटैटो चिप्स बिकता है सर, पोटैटो चिप्स, बनाना चिप्स, देखियो नॉर्मल जो ऐसा, ये देखो अमेजन में भी बिक रहा है, अमेजन भी बेच रहा है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। हाँ बोलो। ट्रेन वगैरह में भी लेके मतलब ट्रेन में बिकता है। यस यस ट्रेन में बिकता है, इवन अमेजन भी बेचता है सर, अमेजन में भी इसको मिलता है। मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, ये जस्ट ऐसा इसी टाइप का पैकेट होता है, कोई फैंसी लेस
या फिर कोई बिकाजी का किसी भी तरह का कुछ नहीं है, सिंपल ऑर्गेनिक चिप्स। कोई बड़ा मशीनरी का जरूरत नहीं है, ये मशीन में नहीं बना है। आपको पता है ये कैसे बनता है? अच्छा ये तो सर ड्राइड वर्जन है, ये ड्राइड वर्जन भी आप बना सकते हो, बट मैं आपको ड्राइड वर्जन नहीं, मैं आपको एक सिंपल रेडी चिप्स बोलता हूँ। तो मैं उस दिन एक यूट्यूब में एक वीडियोस देख रहा था, तो उसमें एक शॉर्ट्स में देखा कि वो हाथ में ही दुकान जैसा चिप्स बनाना है, मतलब बड़ा अच्छा है। तो फिर मैं मार्केट से कभी कभी खरीद के लेके आता हूँ, एक एक पैकेट अच्छा खासा रहता है, 20 रुपीज के आसपास का दाम पड़ जाता है। तो मैंने देखा एग्जैक्टली दुकान जैसा बना सर, वो सिंपल वो घिसने वाला होता है ना, इसमें चिप्स बनता है, तो चिप घिसने वाला, लेकिन उसको डायरेक्ट भी कढ़ाई में देना पड़ता है। तो बनाना लाए, रॉ बनाना, और रॉ पोटैटो तो रहता ही है, तो रॉ बनाने से भी जो चिप्स बना वो भी एकदम दुकान जैसा टेस्ट है, और ऊपर से थोड़ा सा गोल मिर्ची नमक वगैरह छिड़क दिए। और मैंने देखा कि एग्जैक्टली लाइक अ दुकान में जो बिकता है। तो सिंपल मैं इससे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया मुझे कि दुकान में जो बिकता है वो जेन्युइनली कोई घर पे बना के ही बेचता है। अगर आप उस पर ब्रांड लगा देते हो और थोड़ा क्वालिटी हाई करके आप उस पर अमेजन में भी बेच सकते हो, या फिर ब्लिंकिट वगैरह में भी बेच सकते हो, गारंटी बेच सकते हो, आपका ब्रांड बनेगा। सर क्या बात करते हो, अरे करके देखो, मेरा एक स्टूडेंट है सर, कितना किचन सर सक्सेस जी, है। क्लाउड किचन हाँ आता है। हाँ, क्लाउड ये किचन, क्लाउड क्लाउड किचन एग्जैक्टली सर। एक स्टूडेंट है मेरा, अब लोग शायद देखे होंगे, उसका नाम सुने होंगे क्लास में कभी। उसका एक चाची है, किसान चाची, पद्मश्री है सर, मतलब गवर्नमेंट से अवार्ड अवार्ड होता है ना, किसान चाची। इनके नाम पे पिकल बिकता है, ठीक है। ये देखो, ये प्रेसिडेंट से भी अवार्ड लिए, देख रहे हैं सर आप? ये सीएस किशन चाचा मुजफ्फरपुर के हैं। इनका जो मतलब नेफ्यू है वो हमारे पास सी इंटर में पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपको इसे सीधा बताना चाहता हूँ कि इनके घर का जो किसान चाची का जो पिकल है वो मेरे को मिलता है, ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन वो कभी कभी देता है, मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, तो पेमेंट तो हर चीज़ का होना चाहिए। तो ऐसे मेरे को अक्सर ऐसे ही घर से आया तो लेके आया। तो इनका जो बिजनेस बना है सर किसान चाची का, किसान चाची, ये देखो सर, किसान चाची का ब्रांड इतना फेमस है, ये देखो टेलीग्राफ में, ठीक है, किसान चाची, ये ऑनलाइन में भी बिक रहा है, और किसान चाची का पूरा मुजफ्फरपुर में फेमस हो चुके हैं। इवन इंडिया मार्ट में भी किसान चाची का प्रोडक्ट बड़ा फेमस है, लोग इसका मतलब फ्रेंचाइज लेके काम कर रहे हैं। कुछ नहीं है, सिंपल घरेलू पिकल है, और लोकल मुजफ्फरपुर का इकोनॉमी को इतना डेवलप किया, इसीलिए इनको प्रेसिडेंट से पद्मश्री मिला है। और पद्मश्री मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से लोकल इकोनॉमी में जान लाया, सिर्फ अपने घर का नहीं, पूरा गांव का, आसपास का, पूरा मुजफ्फरपुर के इकोनॉमी में चेंजेस लाया किसान चाची। यार क्या बताऊं मैं तो कभी कभी इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि मुझे लगता है कि सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। बस इच्छा होना चाहिए और ग्राउंड पे पैर होना चाहिए, मतलब आसमान को छूना है पर पैर मतलब जमीन पे होना चाहिए। आगे देखो सर, तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या है? आप कोई भी चीज स्टार्ट में करोगे ना तो आपको बेसिकली कॉस्ट कॉस्ट लगेगा, एक सेटअप कॉस्ट लगता है, तो वो सेटअप कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट कहते हैं। चाहे कितना भी प्रोडक्शन बना लो सर, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, 7, 8, 9, कितना भी यूनिट बना लो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में जब आपका आउटपुट कुछ नहीं था, वेरिएबल कुछ नहीं था, सिर्फ फिक्स कॉस्ट था, इसीलिए टोटल कॉस्ट 10 था। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। So starting में there is no variable cost, there is only fixed cost. So your total cost equals to 10. But ये assumption लिया गया है, आप अपने हिसाब से रियल लाइफ ले सकते हो कुछ भी, कि जब मैंने एक प्रोडक्शन किया तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट तो पड़ रहा है, मानो कि तुम्हारा रेंट है, ये सब अगर मैं 1000 में मानूं, तो अगर तुम्हारा 10,000 का रेंट बढ़ता है तो फिक्स ही रहेगा रे बाबा। लेकिन तुम्हारा प्रोडक्शन लेवल जितना बढ़ता जाएगा, एक यूनिट प्रोडक्शन पे तुम्हारा मानो 800 का खर्चा पड़ रहा है, 2 यूनिट प्रोडक्शन पे मानो 1300 का खर्चा पड़ रहा है, 3 यूनिट प्रोडक्शन पे 1600 का खर्चा पड़ेगा, 4 यूनिट पे 2000 का, 5 यूनिट पे
2600 का, 6 यूनिट पे 3500 का, कुछ भी। जैसा जैसा आउटपुट बढ़ेगा वैसा वैसा वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगा, एक उबेर वाले जब कैब चलाते हैं, 1 किलोमीटर चलाने का तेल का खर्चा, अगर 1 किलोमीटर जाने का तेल का खर्चा 20 रुपीज है तो 50 किलोमीटर जाने का तेल का खर्चा क्या होगा? 50 × 20 हो जाएगा। सिंपल बात है। तो जितना बिजनेस मतलब गाड़ी आगे बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, वैसा ही जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी। सिंपल सा। अब ये अच्छा यहाँ पर एग्जांपल जो है, आप इसको एग्जाम सिचुएशंस में क्या याद करके जाओगे? अरे नहीं रहता, एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, कैसे कैलकुलेट करोगे? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट 23, 10 + 16 26। सर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, इसको जस्ट समझना है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपका आउटपुट 0 है, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा। आउटपुट हो ना हो, आउटपुट 0 यूनिट हो, आउटपुट 9 यूनिट हो, फिक्स कॉस्ट विल बी फिक्स्ड, बट वेरिएबल कॉस्ट विल स्टार्ट व्हेन देयर इज अ चेंजेस इन योर आउटपुट। क्लियर? टेबल क्लियर? टीसी टीएफसी टीबीसी क्लियर? बोल दो सर, आगे बढ़ेंगे फिर। यस सर। सर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर किया जाए तो कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा एक तरफ कॉस्ट इन रुपीस दिखा दो, एक तरफ आउटपुट दिखा। इसको अगर मैं साइड में सिमिलरली ड्रॉ करूं तो दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। स्टार्टिंग में तुम्हें एक फिक्स कॉस्ट तो करना ही पड़ेगा, दुकान सेटअप कॉस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग 10,000 बना तो फिक्स कॉस्ट का लाइन लगा दो, ये टीएफसी है। लेकिन किंतु परंतु जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल में आउटपुट चेंज होता जाएगा, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट, 10 यूनिट, क्या होगा? धीरे 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 से, मेरे दिल को नहीं, कॉस्ट को बढ़ाना है। किसको? वेरिएबल कॉस्ट को। धीरे धीरे से वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाना है, और वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट मिलके, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिलके टोटल कॉस्ट को भी बढ़ाना है। लेकिन एक चीज देखना सर, टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, नॉट यहाँ से, ठीक है? बिकॉज टोटल कॉस्ट इज और नथिंग मोर देन दैट, टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी। बोलो सर, ग्राफ क्लियर है? यस सर। धीरे धीरे से कॉस्ट को बढ़ाना है, ठीक है? धीरे धीरे कॉस्ट को बढ़ा दिए, ठीक है? धीरे धीरे से टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दिए, टोटल कॉस्ट आ गया, मतलब टीएफसी टीवीसी ऐड करके। तो ये है ग्राफ। सर ये बेसिक है, यस दिस इज द बेसिक। अब बेसिक करते करते कब हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे क्या पता। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कभी सुना है? सेमी वेरिएबल, थोड़ा थोड़ा सेमी मतलब थोड़ा सा फिक्स, थोड़ा सा वेरिएबल। कोई एग्जांपल आप लोग दे सकते हो सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल? बस का टिकट सर जी। वेरी गुड सर। पहला 5 किलोमीटर तक बस में, मतलब बस में अभी ऐसा हो गया कि आप चढ़ोगे तो 10 लेगा ही, 10 मान के Yes. चलो। हाँ फिर आप जैसे ही अपना अपना मतलब आपका डेस्टिनेशन जैसे ही चेंज होता रहता है, आपका मतलब प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है, 10 20 25 ऐसा होता रहता है। यस। फर्स्ट 5 किलोमीटर तक बस का भाड़ा 10 टका। कोरोना के समय में ये 10 टका हो गया, कोरोना नहीं आता तो शायद 10 टका नहीं होता। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, दुकानदारों ने ऐसे ही बढ़ा दिया था, पेट्रोल का दाम 100 क्रॉस कर गया और कुछ कोई नहीं मिला, 10 टका रह गया, क्योंकि बस चलाना मुश्किल हो रहा था और आधे से ज्यादा बस तो बंद ही कर दिया, इतना प्रॉब्लम हो गया, अभी भी है। तो बस का भाड़ा स्टार्टिंग में बस में चढ़ते ही 10 टका दे दो तो 10 टका तो फिक्स्ड है। हाँ सर, बस पे पैर रखने से ही 10 टका देना पड़ेगा, तो 10 रुपीज इज फिक्स्ड। बट जैसे जैसे आपका किलोमीटर बढ़ता जाएगा उतना आपको क्या बढ़ेगा? भाड़ा बढ़ेगा। 5 किलोमीटर के बाद मतलब अगर यहाँ से उल्टा डांगा तक फिक्स्ड है, पर जैसे काकुड़गाची, उसके बाद फूल बागान, फिर सियालदा, भाड़ा 2 2 करके बढ़ता है। टैक्सी में चढ़ो आप,
टैक्सी का मीटर 30 में फिक्स रहता है। टैक्सी में चढ़ोगे ना, फर्स्ट 2 से 3 किलोमीटर टैक्सी आपको 30 रुपीज में ही लेके जाएगा, मीटर चेंज नहीं होता है। उसके बाद मीटर में चेंजेस आता है, फिर पर किलोमीटर में 12-14 रुपीज करके चार्ज करता है। अब जितना किलोमीटर जाओगे, तो टैक्सी में चढ़ने का ही 30 रुपीज फिक्स्ड है। उसके बाद जितना किलोमीटर जाओगे पर किलोमीटर वाइज भाड़ा पड़ेगा। घर पे अगर टेलीफोन बिल है, घर पे अगर टेलीफोन है, तो टेलीफोन का आजकल टेलीफोन लोगों के घर में दिखता नहीं है। टेलीफोन में एक फिक्स्ड आपका रेंटल होता है, चाहे टेलीफोन यूज करो ना करो, रेंटल देना पड़ता है। 180, 250, 350 ऐसा रेंटल होता है। 500 पुराने जमाने में 180 हुआ करता था। मुझे जब मैं यूज करता था मेरे घर में, मतलब मेरे नेटिव में टेलीफोन जब मैं यूज करता था, मुझे याद है टेलीफोन एक्सचेंज से बिल लेने आता था, तो बिल जब देता था 180 रेंटल होता था, और जितना टेलीफोन का यूज होगा उसके बेसिस में बढ़ता जाए। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिसिटी का भी मीटर रखने का एक भाड़ा होता है। हर घर में जो मीटर होता है ना, उसका एक रेंट होता है, उसका चार्जेस भी लेता है, और जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे पर यूनिट के हिसाब से कंजम्पशन चार्ज लेता है, जैसे कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा हर बिजनेस में होता है। मशीन को मेंटेन करने का एक कॉस्ट, और जब यूज करोगे पर यूज पे कॉस्ट। जैसे ये जेट एयरवेज, सिर्फ एरोप्लेन को मेंटेन करने का खर्चा करना पड़ता है फिक्स्ड, फिर एरोप्लेन आसमान में चढ़ेगा तो उसका वेरिएबल होगा। जैसे जेट एयरवेज बैठे बैठे एरोप्लेन को मेंटेन कर रहा है, तो सिर्फ मेंटेन करेगा तो फिक्स खर्चा होगा, फिर जैसे जैसे आसमान में उड़ेगा ऐसे ऐसे कॉस्ट बढ़ेगा। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे ड्रॉ करना है। इसको कहते हैं स्टेयर स्टेप वेरिएबल, इसको कहते हैं सेमी वेरिएबल। दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। क्लियर सर? सेमी वेरिएबल, हेलो, सेमी वेरिएबल क्लियर ना? अब खेल आता है सर। अब धीरे धीरे कोर एक्टिविटी में कॉस्ट में जाना पड़ेगा। कॉस्ट में शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। इसमें एएफसी होता है, एबीसी होता है, एटीसी होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। इसमें यहाँ से क्वेश्चंस में सम्स भी आता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर टेबल के हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट का रिलेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको ग्राफिकली मार्जिनल कॉस्ट के साथ एवरेज कॉस्ट के साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कनेक्शन क्या है, प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट का रिलेशनशिप पुट करना है। ये देखो, ये ग्राफ देखो, ये प्रोडक्शन का कर्व है, ये टोटल प्रोडक्शन के साथ इधर मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन का क्या कनेक्शन है, कैसे सेटअप करेंगे इसको। बहुत इंटरेस्टिंग है, सीख जाएंगे ना, मजा आ जाएगा। सर आज ही सिखाओगे क्या? नहीं सर, कल सिखाएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। फिर ये एनवेलप कर्व, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये कंप्लीट करके कॉस्ट खत्म है। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग काफी फास्ट जा रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम आते आते हम लोग काफी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज दैट, माय पॉइंट इज दैट कि आप लोग घर में प्रैक्टिस करना जितना मैंने करवाया, और जो मैंने नहीं करवाया उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ पाए हो। बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास। अच्छा, अब मैं एग्जाम के लिए आप लोगों को बुलाने वाला हूँ, आप लोग रेडी रहना। मैं कभी भी मैम के साथ डिस्कस करके आप लोगों को डेट डिक्लेयर करूंगा, आके टेस्ट दे के जाना, डाउट वगैरह क्लियर करके जाना। ठीक है, नयनी, शिवाज, सुमित तीनों को बोलना। सर थोड़ा पहले बता दीजिएगा। हाँ सर ठीक है, 2-3 दिन पहले बता देंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके सर, टाटा सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।